मेरा एक सिंपल और छोटा सा रिक्वेस्ट ये रहेगा, मोबाइल फोन यार अपने अगर बैग में रख सकते हो अगले आधे पौने घंटे के लिए, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। क्योंकि मैं जो यहाँ पे बोलूंगा यार वो तो मैं साल के अंदर 100+ बार बोल देता हूँ, तो मेरे को उससे कुछ नया नहीं सीखना है, ये तुम्हारे लिए होगा। बस मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा अपनी जो ऑल्दो कि ये वर्ड क्रेविंग खाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मैं बोलूंगा मोबाइल भी एक आजकल ऐसा ही हो गया है कि हम लोग उसके बिना रह नहीं पाते हैं। कुछ भी नहीं होता है तो हम लोग मोबाइल ओपन कर लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करके रखना है यार अगले आधे पौने घंटे के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर द स्टूडेंट्स आर ऑफ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, ऑल आर हियर राइट? सो फाइनल ईयर कैन रेज योर हैंड, फाइनल ईयर, ओके, सेकंड ईयर एंड राइट, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, राइट, ये ब्रांचेस हैं यहाँ पे। देखो यार मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो इसका पर्पस की, इस इंटरेक्शन का पर्पस क्या है, मेरे को यहाँ पे यार डिस्कस करना है कि तुम्हारे साथ कि तुम्हारे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज, इंडिया एंड अब्रॉड। अब्रॉड वर्ड हम जब सुनते हैं यार सबसे पहला दिमाग में एक फैक्टर आता है पैसा, कि बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ पे यार ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब कुछ भी इन द सेंस, नो डाउट कि ऐसा भी नहीं है कि 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन जो फिगर तुम्हारे दिमाग में होगा 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, सर इतना एक्सपेंडिचर आ जाता है मास्टर्स वगैरह करने के लिए या अदर हायर स्टडीज करने के लिए, उससे कहीं ज्यादा कम तुम्हारा एक्सपेंडिचर आता है अगर तुम सही रास्ता अडॉप्ट करेंगे। तो अब्रॉड तुम लोगों को टारगेट करना चाहिए। वो किस तरीके से करेंगे वो मेरा सेकंड पार्ट रहेगा अब्रॉड स्टडी से रिलेटेड। अभी पहले हम डिस्कस करेंगे सभी अपॉर्चुनिटीज जो इंडिया में आप लोगों के पास अवेलेबल है, चाहे हम बात करें जॉब की टर्म्स में, चाहे हम बात करें आपका हायर स्टडीज की टर्म में। तो सबसे पहले यार मैं बात करूंगा 1 मिनट के लिए, दैट इज रिलेटेड टू योर इंजीनियरिंग प्रोफेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक यार तुम लोग कोई काम कर रहे हो ना, अगर तुम उसको फील नहीं करोगे तो मेरे को लगता है वो काम तुम पूरे इंटरेस्ट के साथ करोगे ही नहीं। तो सबसे पहले तो यार हमें इस चीज का फील होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार इंजीनियरिंग प्रोफेशन है क्या। एक डॉक्टर, मतलब कोई बंदा एमबीबीएस करना चाहता है या कोई लॉयर बनना चाहता है या कोई सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, मे बी आप लोग में से बहुत ऐसे एस्पिरेंट होंगे, मे बी जो इसके बाद लॉ का ऑप्शन देख रहे होंगे या सिविल सर्वेंट का या गवर्नमेंट जॉब का या आईआईटीज का या वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज का देख रहे होंगे, वो एक ड्रीम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि उसको इंजीनियरिंग के थ्रू तुम कैसे कर सकते हो, वो कैसे पॉसिबल है, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा कि यार इंजीनियरिंग प्रोफेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें ये फील करना, ये रियलाइज होना भी जरूरी है कि तुम लोग ऐसी चीज में एंटर कर गए हो, ऐसे डोमेन में तुम एंटर कर गए हो, चाहे वो तुम बाय चांस लगा लो या किसी भी रीजन से, चाहे तुम्हें पेरेंट्स ने फोर्स किया है, चाहे तुम्हें तुम्हारे कलीग्स ने फोर्स किया है या तुम बाय चॉइस आए हो, जो भी रीजन से तुम इंजीनियरिंग प्रोफेशन में आ गए हो, वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है। क्योंकि यही एक ऐसा प्रोफेशन है जो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है एक डेवलप्ड कंट्री में और एक डेवलपिंग के अंदर। जो कंट्रीज डेवलप हो गई है, सबसे पहले हम कोई भी बात करते हैं किसी कंट्री के डेवलप के मामले में, चाहे चाइना की बात कर लो, यूएसए की बात कर लो, इजराइल की बात करो, हम जब वर्ड यूज करते हैं डेवलपमेंट तो एक ही चीज आती है यार दिमाग में, डेवलपमेंट होगी किस बेस पे हुआ होगा? क्या लगता है किसके बेस पे हुआ होगा? डॉक्टर्स ने किया होगा, डॉक्टर्स के बेस पे, लॉयर्स के बेस पे, ब्यूरोक्रेट्स के बेस पे, किसके बेस पे हुआ है? टेक्नोलॉजी के बेस पे। द ओनली वे कोई भी कंट्री जो डेवलप हो सकती है बच्चे, वो टेक्नोलॉजी है। और कोई मेरे को पर्पस चीज बता दो कि सर ये भी बहुत बड़ा एक कॉज है, एक बहुत बड़ी चीज है जो कंट्रीब्यूट करती है टेक्नोलॉजी में, या सॉरी जो आपके डेवलपमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मेरे को ये बताओ कि टेक्नोलॉजी वर्ड हम इंजीनियर के लिए यूज करते हैं, डॉक्टर के लिए, लॉयर के लिए, किसके लिए यूज करते हैं? इंजीनियर के लिए यूज करते हैं। यार तुम्हारी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। और एंड में मैं चाहूंगा कि तुम मेरे से कम 10, 15, 20 डाउट पूछो कि सर आपने ऐसा बोला था, इसके पीछे क्या पर्पस है? मेरे दिमाग में ये चलता था, या मैंने ऐसा सुना था, या मैंने ऐसा पढ़ा था। बहुत सारे डाउट आएंगे तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, तुम्हें बड़े इंटरेस्टिंग लगेगा। तुम बोलोगे सर ये कैसे है, तो मैंने पहली बार सुने, लोग तो ऐसा बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें, तो ध्यान से सुनना। अब पॉइंट ये आता है कि टेक्नोलॉजी हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो इंजीनियरिंग फर्टिलिटी के लिए करते हैं, इंजीनियरिंग डोमेन के लिए करते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे तुम इस कंट्री को डेवलप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो आईएसआरओ में बैठा है या कोई ऐसी सर्विसेज में डीआरडीओ में बैठे हैं या कोई ऐसी डोमेन में बैठे हैं कि वही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। अगर तुम्हें लगता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में या इस कंट्री को डेवलप करने के मामले में या किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए जिसका भी रोल रहा होगा या जिसका रोल रहता है, क्या तुम लोग वहां पे नहीं पहुंच सकते हो? ऑल ऑफ यू कैन रीच देयर। सोच के देखो, इस चीज को फील करो थोड़ा सा
कि अगर तुम्हें डिफरेंस क्रिएट करना है टेक्नोलॉजी के डोमेन में, और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर साइंस डोमेन, या इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की बात करें, मैकेनिकल सिविल ठीक है वो एक कोर ब्रांचेस है, उसका एक अलग पर्पस है, लेकिन आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट में जो रिक्वायरमेंट है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो इन डोमेन्स का है, कंप्यूटर साइंस। क्या एक गाड़ी के लिए एक मैकेनिकल डिवाइस रह गई है? क्या एक कार ऑटोमोबाइल ओनली एक मैकेनिकल डिवाइस है? नहीं, उसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग के बिना वो कर ही नहीं पाएगी। कैसे उसको कोडिंग लिखना है, क्या उसको प्रोग्रामिंग दिया है कि किस केस में कितना फ्यूल उसको देना है, कैसे होगा? माइक्रो प्रोसेसर, चिप, आज से 4-5 साल पहले देखो शॉर्टेज हो गया था चिप का बहुत ज्यादा, गाड़ियों का वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब चिप की बात कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का रोल आएगा। तो मेरे कहने का मतलब नक्शल में ये है कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन को यार फील करो थोड़ा सा, कि तुम ऐसे प्रोफेशन में हो कि जिसमें तुम हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब सोच के देखो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे इंस्टीट्यूट्स या ऐसी जगह जहां से वो चीजें स्टार्ट होती हैं। टेक्नोलॉजी वर्ड कहां पे लगता है कि R&D। अब जब हम टेक्नोलॉजी वर्ड यूज करते हैं तो आगे को टर्म आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। भाई आज के टाइम पे अभी ये इंडिया पाकिस्तान वाला प्रॉब्लम हुआ तो उसमें एक ड्रोन को लेके बहुत ज्यादा इश्यू हुआ कि सर वहां पे बड़े सस्ते ड्रोन वो टर्की ने दे दिया, उसने दे दिए पाकिस्तान को, और हमारे S-300 400 ने बहुत ज्यादा वेस्टेज कर दिया उससे, ये हो गया वो हो गया, हमारे पास तो उतने नहीं थे, उस टेक्नोलॉजी के नहीं थे। तो अब यहाँ पे डाउट आ गया, क्रिएट हो गया है कि भाई इंडिया में क्यों नहीं बन रहे हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना इंजीनियर बन रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है? अब सोच के देखो यार कैसे पॉसिबल होगा, सोच के देखो कैसे पॉसिबल होगा। जब तक हमारा R&D विंग, रिसर्च विंग नहीं स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बिना यार ये हो ही नहीं पाएगा। और उसमें एवरी वन ऑफ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, एवरी वन ऑफ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। ऐसा नहीं है कि मेरा सर मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हुआ, पढ़ने में ये अच्छा है, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा, ऐसा नहीं है यार। सब कुछ तुम्हारी विल पे डिपेंड करता है, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर विल, कि अगर तुम्हारे पास विल है, तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो, अगर कोई कंट्री चाहती है कि मैं ऐसा करूं, या कोई कंट्री, मैं अगर क्रिकेट की बात करूं, अगर कोई कंट्री चाहे, अफगानिस्तान ड्रीम कर रही है यार T20 वर्ल्ड कप जीतने का, वो 50 ओवर वर्ल्ड कप जीतने का ड्रीम कर रही है, क्यों नहीं कर सकती है यार? अब अगर उसने ड्रीम तो कर लिया, लेकिन उसके लिए हमें एक पाथ तो फॉलो करना पड़ेगा ना। सिमिलरली आप लोगों के लिए भी है कि अगर तुम ड्रीम करना स्टार्ट करोगे, फील करना स्टार्ट करोगे इंजीनियरिंग प्रोफेशन को, तभी तुम यार छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करोगे। अब वो किस तरीके से है सारी चीजें होंगी, कैसे होगा, वो सारी चीजें मैं आज यहाँ पे आप लोगों के पास डिस्कस करूंगा, और मैं ऐसे ऑप्शंस तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा यार, जिससे तुम अगर तुम वहां पे पहुंच गए, तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो, सोसाइटी में रेवोल्यूशन ला सकते हो, सोसाइटी में चेंज ला सकते हो। यार अगर ये AI टूल्स आज के टाइम पे इतने ज्यादा आ रहे हैं, चैट GPT आ रहा है, सोरा आ रहा है, डीप सीक आ रहा है, ये कहां से आ रही है? बंदे ही तो बना रहे हैं, और कौन बना रहा है? इंडिया का क्यों नहीं कोई AI टूल आ रहा है यार? इंडिया में क्यों नहीं कोई ऐसे मैसेंजर आ रहे हैं? चलो आ भी रही है, लेकिन क्यों इतना हाइप नहीं क्रिएट हो पा रहा है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अदर कंट्रीज इंडिया को एज ए बहुत बड़ा एक सोर्स देखते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे हम लोग सामान बेचेंगे अपना आके। एप्पल ने आके अपना, आईफोन ने अपना आके यहाँ पे असेंबली का प्लांट लगा लिया, तो उसके पीछे कोई तो रीजन रहा होगा ना, कोई तो रीजन रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं चीजें हो रही है ऐसी? तो वो तभी पॉसिबल है अगर हम लोग उस तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे, तभी ये पॉसिबल है। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि तुम लोग कंट्रीब्यूट सिर्फ जॉब करके ही कर सकते हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करके ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है इस टाइम पे इंडिया को क्या जरूरत है ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट की या एम्प्लॉयर्स की? क्या लगता है आपको, एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयर्स? एम्प्लॉयर्स यार। अगर एम्प्लॉयर्स मिल गए तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट के ऊपर भी तुम कितना किस लेवल तक डिपेंडेंसी रख लोगे, एक लिमिट है उसका भी। अब मैं एग्जांपल देता हूं, हिमाचल एक छोटा सा स्टेट है, कितनी पॉपुलेशन है? 60-70 लाख पॉपुलेशन है। अब इस 60-70 लाख पॉपुलेशन के अगेंस्ट गवर्नमेंट कितनी जॉब क्रिएट करेगी? क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन पॉपुलेशन से है। क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट जॉब वाले हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को, गवर्नमेंट के जितने सेक्टर जॉब वाले हैं वो सारे सर्विसेज के सेक्टर हैं, वो पैसा कमाने वाले सेक्टर नहीं है। नाउ थिंक अबाउट द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, थिंक अबाउट द जल शक्ति डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। क्या ये पैसा कमा रहे हैं? कमा रहे हैं? नहीं कमाते यार, ये तो सर्विसेज दे रहे हैं तुम्हें। गवर्नमेंट के ऊपर ये एक इनकी सैलरीज देना, वो एक, क्योंकि अर्न तो करना नहीं है तो गवर्नमेंट अपनी जेब से दे रही है, जेब से इन द सेंस टैक्सेस से दे रही है गवर्नमेंट। अब मेरे को ये बताओ, मैंने बात किया सड़कों की, हमने बात किया ब्रिजेस की, इलेक्ट्रिसिटी की, पानी की, क्या इसका रिलेशन पॉपुलेशन से नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? तो अगर पॉपुलेशन कम है तो कैसे इंप्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट हो जाएगी? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात?
तो ये बड़ा फैक्ट है ये तुम्हें। उसके बाद फिर अब वो सैलरीज देने के लिए पैसा भी होना चाहिए, उस हिसाब से वो स्टेट ग्रो भी कर रही होनी चाहिए इकोनॉमिकली, वो भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम ज्योग्राफिकली लगा लो या जिस भी रीजन से लगा लो, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कुछ ऐसी लोकेशंस में है जहां पे बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज उतना नहीं आ पा रही है। हरियाणा भी लगा लो, हरियाणा का जो ईस्ट पार्ट है वही तो ग्रो कर रहा है क्योंकि वो दिल्ली एनसीआर के साथ लग गया, वहां से उसका इकोनॉमी ग्रो करना स्टार्ट हो गया। अदरवाइज हरियाणा के थोड़ा मिडल से इस तरफ आ जाओ, नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगेन सारी डिपेंडेंसी फार्मिंग के ऊपर है या अदर चीजों के ऊपर है। तो हमें ये चीजों को यार समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप लोग, जब तक आपको ये चीजों का समझ नहीं होगा ना, तो आप लोग पहला स्टेप ले ही नहीं पाओगे। तो हमें अंडरस्टैंड करना है चीजों को कि यार दुनिया बसती कहां पे है, इंजीनियरिंग डोमेन, ये किस तरीके से तुम इससे करियर बना सकते हो। तो तुम्हें ये फील करना, अंडरस्टैंड करना, समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं, सर ने नाम लिया था एक एग्जाम का, दैट इज कॉल्ड द गेट एग्जामिनेशन। अब जब हम गेट एग्जाम का नाम सुनते हैं ना, तो सबसे पहले कुछ दो चार फियर आते हैं दिमाग में। सबसे पहले गेट एग्जाम, दिस इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। मे बी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 5-10% शायद होंगे ऐसे जिन्होंने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया होने के कारण हम लोग इसका नाम सुन लेते हैं, किसी न किसी तरीके से सामने आ ही जाता है, क्योंकि तुम्हारे जो कीवर्ड्स में या तुम्हारी सर्चिंग में इंजीनियरिंग लग गया होगा, तो इंजीनियरिंग से ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम्स है वो तुम्हारे सामने इसको ले ही आएंगे किसी न किसी तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम इज कि हमें यही नहीं पता लग रहा कि इससे पहले जो हमने बात किया, ये एक ऐसा एग्जाम है जो एक रास्ता है, जो दरवाजा है, जो इसका मैं अगर हिंदी में भी नहीं बोलूं, जो इसका दरवाजा है वो सारे काम करने का, जो मैंने तुम्हें इससे पहले फील करवाया, यही एक एग्जाम है। इसके बिना कोई और एग्जाम मेरे को बता दो कि जिसमें तुम डेफिनेटली अगेन कंट्रीब्यूट कर सको। ठीक है, 2-4 एग्जाम है, मैं और बताऊंगा, लेकिन मोर देन मेजॉरिटी ऑफ योर बेस्ट ऑप्शंस विल कम फ्रॉम दिस एग्जाम ओनली। 19 to 95% ऑप्शन जो है वो इसी के थ्रू होगी। रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये जो एग्जाम का पर्पस है, इस एग्जाम का पर्पस जॉब नहीं है, इस एग्जाम का पर्पस जॉब नहीं है, इस एग्जाम का पर्पस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इस एग्जाम का पर्पस हायर स्टडीज है। क्योंकि जब ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो ये हायर स्टडीज के लिए स्टार्ट हुआ था। मास्टर्स, पीएचडी में एडमिशंस लेने के लिए एक एग्जाम बनाया था, कंपटीशन एग्जाम बनाया था, कि जिसमें जो स्टूडेंट अच्छा है पढ़ने में उसको ही एडमिशन मिले, अच्छे कॉलेजेस में जाके एडमिशन मिले, तो एक एग्जाम है। लेकिन ये एग्जाम जब स्टार्ट हुआ था, ये हायर स्टडीज के लिए स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद 2009-10 के आसपास बहुत सारी जॉब्स का ऑप्शन इसके थ्रू मिलना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद 2015-16 के आसपास कुछ स्टेट के गवर्नमेंट जॉब्स भी इसके थ्रू आनी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद लेकिन अब क्या हो रहा है, पिछले 3-4 साल से जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स की हम बात कर रहे थे, वो इसमें से एग्जिट मारना स्टार्ट हो गई है। मैं वो भी पर्पस बताऊंगा, कि वो भी रीजन बताऊंगा क्यों एग्जिट होना स्टार्ट हो गए इसके अंदर, राइट। तो गेट का जब हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में कुछ फियर आते हैं। वो फियर क्या है, जिसमें से 2-3 फियर मैंने लिखे हैं इसमें। सबसे पहला जो फियर दिमाग में आता है, ह्यूज कंपटीशन। कंपटीशन इज ह्यूज सर, इतना लाखों बच्चा लिखता है, इतना लाखों बच्चा लिखता है, मेरे से नहीं होगा सर, मैं नॉर्मल एक पर्सन हूं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरे से नहीं होगा। सबसे पहला ह्यूज कंपटीशन। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि गेट सर एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। गेट बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, दिमाग में पहले ही मैं पूछूं कि अगर कितने लोगों को लगता है गेट एग्जाम डिफिकल्ट है, हाथ खड़ा करना, जल्दी करो, जल्दी फटाफट। 50% से ज्यादा हाथ खड़े होने चाहिए, करोगे मेरे को पता है, करो करो जल्दी। अब 1 सेकंड के लिए हाथ खड़ा रखना, 1 सेकंड। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, कितने % आप में से ऐसे हैं जिन्होंने गेट का प्रीवियस ईयर उठा के देखा? स्टिल यूर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम। अब देखो सारे हाथ खड़े हो गए, अब आपने एज्यूम कर लिया गेट डिफिकल्ट है, या आपने कहीं से आ गया दिमाग में, या किसी ने बोल दिया कि गेट डिफिकल्ट है। अब जितने हाथ खड़े हुए थे, मे बी शायद 70-80 हाथ खड़े हुए थे, जिसमें से शायद 2-3 रह गए जिन्होंने स्टिल माना कि गेट डिफिकल्ट है। यार गेट डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। यस, गेट में कुछ परसेंटेज ऑफ पार्ट ऐसा होता है जो डिफिकल्ट होता है, उसका स्ट्रेटेजी तुम्हें मैं बताऊंगा कि उसको कैसे जो है वो टैकल करना है उस चीज के लिए। तीसरा जो दिमाग में आता है कि मेरे को 60 प्लस कम से कम नंबर लेके आने पड़ेंगे गेट एग्जाम में, तभी मेरा करियर बनेगा। यार ऐसा भी नहीं है। आज हम ऐसे एरा में हैं, ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं। आज के टाइम एक ऐसा इंजीनियरिंग का एक ऐसा एरा है जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है, ड्रास्टिकली लो है कंपटीशन। मैं तुम्हें डाटा बताऊंगा, सारा का सारा डाटा के साथ तुम्हें बताऊंगा मैं चीजें, ऐसे मेरी रफ स्टेटमेंट नहीं है सारी। बहुत ज्यादा कंपटीशन कम है और इतना ज्यादा आसान हो रखा है इस टाइम पे गेट के थ्रू करियर बनाना, जो कभी हुआ ही नहीं गेट के। मैंने अपनी पिछले 15 साल की जर्नी में आज तक नहीं देखा कि गेट के थ्रू करियर बनाना इतना ज्यादा आसान है। अब एक एक करके इसके आंसर करेंगे। पहला आप लोगों ने बोला कि सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या करना है सर?
मैं इसका कंपैरिजन करता हूं यार, कंपटीशन से मतलब सिंपल सा फिगर होता है कि सर कंपटीशन, लोग बहुत ज्यादा पेपर देते हैं, बहुत ज्यादा पेपर देते हैं। आई थिंक मैं नंबर से लेके चलता हूं। देखो मैं इसी गेट एग्जाम को, मैं इस गेट एग्जाम को एक्सटेंडेड एग्जाम बोलता हूं। क्यों? क्योंकि हर साल होता है और एक ऐसा एग्जाम है जो एक इंजीनियर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम भी है और इसके थ्रू मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन भी होता है। तो मैं इसी के फैक्ट्स और फिगर्स को लेके रेफरेंस मान के चलूंगा, क्योंकि कुछ तो मैं रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा ना। मैं रेफरेंस ये नहीं ले सकता कि कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर इस पूरे इंडिया में बीटेक पास आउट हो रही है। मैं रेफरेंस ये नहीं लेके चल सकता कि कितने मैकेनिकल इंजीनियर बीटेक हिमाचल में पास आउट हो रही है या सी इलेक्ट्रॉनिक्स में पास आउट हो रही है। ये कोई रेफरेंस नहीं है। दिस एग्जाम इज अ रेफरेंस। मैं इसी को रेफरेंस लेके चल रहा हूं। 2016-17 के अंदर गेट एग्जाम ने पीक हिट किया था जब 13.5 लाख के आसपास बच्चे इसमें अप्लाई किए थे। मैं अपीयर करने की बात नहीं कर रहा हूं, अप्लाई किए थे। क्या किसी को पता है पिछले साल कितने बच्चों ने अप्लाई, सॉरी इस 25 में कितने बच्चों ने अप्लाई किया था? है किसी को आइडिया? 9 लाख। पीछे चले जाओ 2024 के अंदर, क्या किसी को है आइडिया कि कितने बच्चों ने गेट एग्जाम के लिए अप्लाई किया था? है किसी को आइडिया? 6 लाख। और वो जो टाइम ऐसा था 2024 वाला, जब पीक बिल्कुल मेरे को लगता है लोएस्ट पे आ गया है। अब ये रेज होगा। देखो लाइफ की कर्व ऐसी है, हमारी हार्ट बीट ऐसी चलती है और ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव ऊपर नीचे चलती रहती है ये चीजें, और ये हर चीज में ये चीज एप्लीकेबल है। अब गेट एग्जाम 2016 में पीक हिट किया जब 13.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया। 2024 में मान के चल रहा हूं मिनिमम, जिसमें 6 लाख बच्चे ने एग्जाम फिल किया। अब पहला क्वेश्चन, कंपटीशन। 20% ऐसा स्टूडेंट है, 20% ऐसा स्टूडेंट है जो पेपर में अपीयर ही नहीं होता है, जो पेपर में अपीयर ही नहीं होता है। 20% स्टूडेंट पेपर में अपीयर ही नहीं होता है। तो 13.5 लाख 6 लाख में से निकाल दो 20% स्टूडेंट, अपीयर ही नहीं होता। इस बार तो 20% भी क्रॉस कर गया है, 22-23% के आसपास आया 9 लाख में से, अपीयर ही नहीं करता है। दूसरे नंबर पे कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऐसा है जो क्वालिफाई करता है गेट एग्जाम? है किसी को आइडिया? है किसी को आइडिया? ओनली 15 to 18%। जितना स्टूडेंट अपीयर होता है 2025 के अंदर 9 लाख में से 7 लाख के आसपास बच्चा ऐसा है जो अपीयर हुआ है, ओनली 7 लाख। और 2024 के अंदर जब मिनिमम हिट किया था ओनली 4.5 लाख, 4.5 लाख समथिंग थे, 4.5 4.5 के बीच था। ओनली 4.5 लाख बच्चा जो है वो अपीयर हुआ था पेपर के अंदर। नाउ यू डू द कंपैरिजन हाईएस्ट और लोएस्ट में, वहां हुआ था तकरीबन 10-10 लाख के आसपास वर्सेस 4.5 लाख। अब आप बोलोगे कि सर 24 को क्यों रेफरेंस दे रहे हो? मैं रीजन है उसके पीछे, 24 को ही मैं रेफरेंस मान के चल रहा हूं। मैं 25 को मैं रेफरेंस नहीं मान के चलूंगा, मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा उसके पीछे क्या रीजन है। तो 4.5 लाख वर्सेस 10.25 लाख बच्चा। कंपटीशन मैंने देखो पहली लाइन में लिखा है ये कि 50 से 60% कम रिड्यूस हो गया स्टूडेंट जो अपीयर हो रहा है गेट में। तो कंपटीशन तो यहीं पे हाफ हो गया, हाफ से भी कम हो गया। तो कितने नंबर स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं वो तो कितने ज्यादा कम हो गए हैं। पहली लाइन मैंने इसमें यही लिखी हुई है। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है 20% बच्चा अपीयर ही नहीं होता गेट में। सीएससी को मैंने स्टार मार्क किया है, वो एक्सेप्शनल है, पिछले 2 साल से हो रहा है, उसके पीछे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद जितना स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा है, मैक्सिमम ले लो 18%, जितना स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा है उसमें ओनली 60% से प्लस 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 35 से कम नंबर लेके बैठते हैं, जिसके मार्क्स 35 से कम होते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं। मैं अब अपीयरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं अपीयरिंग पे आया, पहले मैं अप्लाइंग पे आया, फिर अपीयरिंग पे आया, अब मैं आ गया हूं कि कितने क्वालिफाई किए। तो जितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया उसमें से 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके 35 से नंबर कम है, और ओनली 5 से 10% ऐसे स्टूडेंट है जिसके 60 प्लस नंबर हैं, 60 प्लस मार्क्स, 60 प्लस मार्क्स। ओनली 5 से 10% नंबर है स्टूडेंट्स हैं। ये आईसी बेंगलोर ने डाटा दिया था 2024 में। किसने पेपर करवाया था? आईसी बेंगलोर ने। उसका पूरा एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट उनकी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों ये तुम्हें डाटा बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें अदरवाइज मोटिवेशन नहीं आएगा इस एग्जाम को लिखने का। तुम लिखोगे क्यों? पहले तो तुम्हें ये रियलाइज करवाना जरूरी है इंजीनियरिंग के बारे में। दूसरा ये रियलाइज करवाना गेट कितना इंपॉर्टेंट है। तीसरा गेट इजी है आज के टाइम पे, इसके थ्रू करियर बनाना। मैं ये नहीं बोलूंगा गेट एग्जाम इजी है या डिफिकल्ट है, लेकिन गेट के थ्रू करियर बनाना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा आसान है। फिर लास्ट पॉइंट आ जाएगा कि गेट के थ्रू अपॉर्चुनिटीज है क्या क्या, तभी तो तुम लिखोगे यार इस एग्जाम को। और सीटें खाली चली जा रही है, बैकलॉग्स आ रहा है,
चाहे तुम पब्लिक सेक्टर जॉब्स की बात कर लो, चाहे तुम हायर स्टडीज की बात कर लो, बैकलॉग्स हैं आईटीज में, सीटें नहीं फिल हो रही हैं। अब लास्ट में मेरे को कोई क्वेश्चन पूछना, ये वाला मेरे को पूछा पिछली इंटरेक्शन में कि सर सीटें क्यों खाली रह रही है, लास्ट में पूछना, मैं तुम्हें बताऊंगा रीजन क्यों सीटें खाली रह रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो तुम्हें मैंने बताए हैं। उसके बाद 15 to 18% स्टूडेंट्स ओनली क्वालिफाई करते हैं इस एग्जाम को। 30% स्टूडेंट अपीयरिंग आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डीए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पिछले 2 साल में चेंज हुआ है। मैंने बोला 24 में 6 लाख से 9 लाख चला गया 25 में। ये जो 3 लाख का जो नंबर बढ़ा है ना, ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस में बढ़ा है। बाकी में तुम उठा के देखो पिछले 3-4 साल का डाटा, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में उसी के आसपास चल रहा है। 60-70 हजार, 60-70 हजार, 60-70,000, 60-70,000, जो कि 2016 में ये मैकेनिकल तो 2 लाख प्लस चला गया था, इलेक्ट्रिकल 2 लाख प्लस चला गया था जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे थे गेट एग्जाम में। अब वो 60-70 हजार के आसपास आ गया है। अब इसका 18% कर लो जो क्वालिफाई कर रहा है। मान लो 70 हजार है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में 60-70,000 का 18% निकालो, कितना स्टूडेंट आया, और उसके ऊपर जो मैंने तुम्हें फिगर्स बताई हैं उसको लगाओ, देखो कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। बहुत ही कम हो गया है। उसके बाद ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं 30% स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस और डीए के हैं जो टोटल गेट का पेपर लिख रहे हैं। जो टोटल गेट का पेपर लिख रहे हैं टोटल स्टूडेंट, उसमें 30% कंप्यूटर साइंस और डीए का कंट्रीब्यूशन है। रीजन, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के पिछले 2 साल से जॉब नहीं लग रही है। रीजन उसके पीछे जो भी है उसके बारे में मैं हल्का सा डिस्कस करूंगा मैं, क्या रीजन है। दूसरा, एक नया गेट का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज डीए, गेट इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये इसके पीछे रीजन, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होने का, बढ़ने का रीजन फर्स्टली जॉब है कि उनका जॉब नहीं लगा। दूसरा, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को ये पता लग गया है कि जो इंडस्ट्रीज जो पहले प्लेसमेंट के लिए आती थी, कंपनीज वहां पे प्लेसमेंट के लिए, उनके पास जो प्रोजेक्ट्स थे उससे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस से उनका पर्पस सॉल्व हो जाता था। लेकिन आज के स्टूडेंट्स में, आज की जो इंडस्ट्रीज में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहां पे, उसके लिए एआई और डाटा साइंस की रिक्वायरमेंट है, जो एक बीटेक सीएससी के पास उसका नॉलेज नहीं है। दैट इज द रीजन व्हाई स्टूडेंट्स अब ऑप्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स हायर स्टडीज। जितना कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ओनली है, तो अपनी नॉलेज को, स्किल को एनहांस करने के लिए, कंपनी की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए दे नीड टू गो फॉर द हायर स्टडीज। Either they go for the cyber security, either they go for the software engineering, either they go for the data science, AI, because that is the requirement. That is the requirement of the industries, क्योंकि उनके पास जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो उसी तरीके के आ रहे हैं। उसके बाद एक और जो बहुत अच्छा फिगर है, दैट इज पीएसयू का जो रिक्रूटमेंट है थ्रू गेट एवरी ईयर इट इज रिड्यूसिंग। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद जो जॉब्स हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो इंक्रीज कर रही है एवरी ईयर। लेट मी गिव यू द लेटेस्ट डाटा, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी 2 दिन पहले एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई, सुना आप लोगों ने? एआई का नाम सुना है पब्लिक सेक्टर का? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एयरपोर्ट को कंट्रोल करती है। हाँ ना तो बोलो। देखो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक, आ रही है ना? लेकिन मेरे को आपकी नहीं आ रही है। आप बोलो सर आप तो माइक में हो, लेकिन आप हो भी तो ज्यादा। चलो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अभी 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का जो नीड है 572 वैकेंसीज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो मेरे को लगता है अगले 2-4-5 साल के अंदर 15th महारत्न पब्लिक सेक्टर होगा जो बनेगा। 200 वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। कैबिनेट सेक्रेटरीट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनटीआरओ, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की रिक्रूटमेंट हो रही है, चाहे वो विद गेट है चाहे वो विदाउट गेट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच स्टूडेंट्स नहीं है, मार्केट में स्टूडेंट्स ही नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन ही नहीं। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं मैकेनिकल स्टूडेंट और इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, आप लोग गोल्ड माइन पे हो इस टाइम पे, गोल्ड माइन पे। इतना आसान है तुम्हारे लिए, इतना आसान है। अगर तुम्हें 35 नंबर पे आईआईटी बॉम्बे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मिल सकता है मास्टर्स के लिए, इतना आसान नहीं था जो किसी टाइम पे 60-65 नंबर पे मिलता होता था। वो टाइम गया, वो टाइम चले गए हैं, और ये टाइम रहेगा अगले 3-4 साल। ये टाइम रहेगा अगले 3-4 साल, जिसमें तुम्हें इतना लो कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि अब ये जो वेव है ये ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो गया है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो रही है, नो डाउट कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग जो बढ़ रहे हैं वो सीएससी और डीए के कारण ही बढ़ रहे हैं, कोर ब्रांचेस में नहीं बढ़ रहे हैं।
लेकिन अब क्या हो गया है कि दोबारा से बीटेक की तरफ, इंजीनियरिंग डोमेन की तरफ स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है। पेरेंट्स का जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स इंजीनियरिंग बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा कम हुआ, टुवर्ड्स मैनेजमेंट, टुवर्ड्स मेडिकल डोमेन में गए, कॉमर्स डोमेन में गए। लेकिन एक साइकिल होता है, देखो हर एक चीज का एक साइकिल होता है। जो चीज ऊपर जाए गई है उसके बाद एक टाइम के बाद उसने नीचे आना है, जो नीचे जा रहा है उसके बाद एक अच्छा फेज उसका आएगा ही आएगा। ये होगा ही होगा, ये पार्ट है लाइफ का, इसको लाइफ साइकिल भी बोल देते हैं, राइट। तो ये जो कुछ मैंने तुम्हें छोटे छोटे फैक्टर्स बताए हैं जो गेट एग्जाम को इंपॉर्टेंट बना देते हैं, जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इस एग्जाम के लिए। अब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं जल्दी से तुम्हें यार गेट एग्जाम का पैटर्न बताता हूं, गेट एग्जाम है क्या। देखो मैंने तीन जो मैं तुम्हें चीज बताई थी, एक था कि जिसमें गेट डिफिकल्ट एग्जाम है। देखो यार गेट डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, गेट में 15 से 20% पार्ट ऐसा होता है जो डिफिकल्ट होता है, ओनली 15 to 18%, ओनली 15 to 18%, मैक्सिमम 20% जो डिफिकल्ट होता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स का पिछले 10-15 साल के अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स आ रही हैं वो उठा के देखना कितने हैं। हाईएस्ट मार्क्स 85 क्रॉस नहीं किया है, 85 क्रॉस ही नहीं किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो 15 मार्क्स है वो एक ऐसा पार्ट में से आ रहा है, और हर बार वहीं से आ रहा है, दो सब्जेक्ट कम्युनिकेशन और ईएमएफटी, यही दो सब्जेक्ट में से डिफिकल्ट पार्ट आता है। आज के टाइम पे फ्रेंड्स तुम उसको छोड़ सकते हो, क्यों उस चीज पे एफर्ट करना जो पार्ट ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है। तुम एफर्ट करो ना 80 मार्क्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स में 60, 65, 70 नंबर का प्रिपेयर करके और 40, 45, 35, 40 नंबर ला के अगर तुम्हारा करियर बन सकता है यार, तो तुम्हें जरूरत क्या है 100 मार्क्स का तैयार करने के लिए। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ब्रांचेस। हर ब्रांच में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा ऐसा पार्ट होता है जो डिफिकल्ट होता है, जिसको तुम लीव कर सकते हो। हर ब्रांच के अंदर होता है। इलेक्ट्रिकल के अंदर तुम सिग्नल को, डिजिटल को, ईएमएफटी को, इस पार्ट को छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें पढ़ने में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस या नंबर ऑफ मार्क्स आएगा वो बहुत कम आएगा, तुम उसको लीव कर सकते हो। ये हर ब्रांच के लिए स्ट्रेटेजी बन जाता है, राइट। अब गेट का जो स्ट्रेटेजी पैटर्न है दैट इज 65 क्वेश्चंस और एक 3 घंटे का एग्जाम होता है। गेट एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, गेट एग्जाम कंसेप्ट वाला एग्जाम है। गेट एग्जाम कंसेप्ट वाला है, समझने वाला है। गेट रट्टा मारने वाला, क्रैम करने वाला एग्जाम नहीं है। गेट इजी एग्जाम है, 80 मार्क्स का ऐसा पार्ट है जो इजी है। और मैंने तुम्हें पिछली स्लाइड पे एक पॉइंट लिखा था कि गेट का जो सेफेस्ट विंडो है दैट इज 35 to 60 मार्क्स की। अगर तुम 35 से लेके 60 मार्क्स के बीच में, लास्ट पॉइंट, कि अगर तुम 35 से लेके 60 नंबर के बीच में बच्चे स्कोर कर लेते हो गेट में, तुम किसी भी ब्रांच से हो, बिलीव मी फ्रेंड्स, तुम अपना मनचाहा करियर पा सकते हो। चाहे तुम हायर स्टडीज की बात कर लो, चाहे तुम जॉब गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की बात कर लो, यू कैन गेट दैट। तो ये सेफ विंडो है, लेकिन ये विंडो रहेगा कितनी देर के लिए? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये अगले 3-4 साल। इसके बाद फिर से कंपटीशन वही हो जाएगा जो 2016-17 के आसपास होता था। तो तुम ऐसे गोल्डन एरा में हो इंजीनियरिंग के, जहां पे तुम्हें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। क्यों? मतलब मैंने बोला कि अब नंबर क्यों कम आ रहे हैं। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पीरिंग कम हो रहा है, वो तो एक फैक्टर है, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हाईएस्ट स्कोर हो रहे थे, जो नंबर ऑफ मार्क्स जो हाईएस्ट स्कोर हो रहे थे, उसके पीछे कम आने का रीजन पता क्या है? बहुत बड़ा रीजन ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि आज के टाइम पे 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन पे आ गए। ऑनलाइन पे नहीं बनती है बात, मैं तुम्हें उसके ऊपर भी बताऊंगा, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में। अब धीरे 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 स्टूडेंट्स को रियलाइज होना स्टार्ट हो गया है कि यार ऑफलाइन से ही होगा। हम लोग चीप के चक्कर में, कंफर्ट जोन के चक्कर में ऑनलाइन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उससे नहीं होगा फ्रेंड्स। तुम्हें ऑफलाइन में आना पड़ेगा, चाहे तुम साल के बाद आओ, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, अगर तुम अच्छा करियर चाहते हो, अगर तुम अच्छे मार्क्स चाहते हो, राइट। तो अब गेट का जो आपका पैटर्न है, इसमें 65 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे का एग्जाम होता है। कब होता है गेट का एग्जाम? फरवरी में। कौन से वीक में? फर्स्ट 2 वीक्स आर फिक्स्ड फॉर द गेट एग्जामिनेशन। फर्स्ट 2 वीकेंड, सॉरी, पहले 2 वीकेंड फिक्स्ड है, लेकिन इस बार मैंने पिछले 15 साल में पहली बार देखा, ये 2025 में फर्स्ट और थर्ड जो है वीकेंड थे जो इस एग्जाम के लिए थे। इस एग्जाम का इंपॉर्टेंस तुम्हें एक सिंपल सी एग्जांपल देकर समझाता हूं कि एग्जाम इस कंट्री के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रोल, इसका इंपॉर्टेंस आप एज ए इंडिविजुअल नहीं है, एज ए एक रिक्रूटमेंट या एमटेक में एडमिशंस के लिए नहीं है। लेट मी टेल यू द रीजन, लेट मी टेल यू, टेक वन एग्जांपल फॉर दैट। फरवरी 2021 में क्या चल रहा था? फरवरी 2021 में क्या चल रहा था? क्या था भाई? पूरे दुनिया में चल रहा था, कोविड का सेकंड वेव चल रहा था। और आपको पता उस टाइम पे सब कुछ बंद हो रहा था, सब कुछ पोस्टपोन हो रहा था। ये एग्जाम नहीं हुआ, ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ। फरवरी के पहले 2 वीकेंड जो अनाउंस हुए उस टाइम पे हुआ।
बाकी सारे एग्जाम उठा के देख लो, कोई इसके अलावा मेरे को कोई और ऐसा एग्जाम बता देना जो टाइम पे हो गया, जो उन्होंने अनाउंस किया था, ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इससे इकोनॉमिकल साइकिल इसके साथ लिंक्ड है। एमटेक में एडमिशंस लेना, पीएचडी में एडमिशंस लेना, पब्लिक सेक्टर में जॉब लेना, सारी लिंक्ड है चीजें, क्योंकि प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है कि जिसका एमटेक कंप्लीट हुआ अगला स्टूडेंट भी तो आके उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा कंटिन्यूएशन में। अगर बीच में गैप आ जाए 2-3 महीने का, सारा लटक जाएगा, सारा एडमिशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंस है रिसर्च, आर&डी विंग किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि सर आर&डी ये तो इंडस्ट्रीज में होती है, रिसर्च तो इंडस्ट्रीज में होती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस्ट्री में बनाए जा रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन, आपको क्या लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो विंग है वो इंडस्ट्रीज में होता है या इंस्टीट्यूट में होता है? क्या लगता है रिसर्च ज्यादा कहां पे होती है? तुम्हें किसी डोमेन का एक्सपर्ट, एक वीएलएसआई का एक्सपर्ट, एक डाटा साइंस का एक्सपर्ट या एक तुम्हारा पावर सिस्टम का एक्सपर्ट कहां बैठा होगा? इंडस्ट्री में बैठा होगा या इंस्टीट्यूट में बैठा होगा, आईआईटीज आईएससी में? क्या लगता है, क्या लगता है आपको? इंस्टीट्यूट्स में। रीजन, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है वो एक प्रोडक्ट बना रही है, वो उस प्रोडक्ट तक ही लिमिटेड है, वो उस प्रोडक्ट तक लिमिटेड है। लेकिन मान लो कुछ भी नया करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आजकल मोबाइल में कौन सी टेक्नोलॉजी है? 5G। तुम्हें पता 7G पे काम चलना स्टार्ट हो गया है आईटी कानपुर में, पता तुम्हें इसके ऊपर? नहीं पता। 6G पे ट्रायल में चल रहा है, 6G इस टाइम पे। अब मेरे को बताओ, मान लो 6G का जिस दिन काम खत्म हुआ, जिस इंडस्ट्री को 7G के ऊपर टेक्नोलॉजी करना है, तो वो देखेंगे नहीं 6G पे किसने काम किया है। अब मेरे को बताओ, जो 6G या 5G डिवाइसेस बना रही है या जो इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, तो क्या वो जो बना रहे हैं वो 7G के ऊपर काम करेंगे रिसर्च पे? नहीं। जिन्होंने 6G पे, प्रोफेसर्स ने, स्टूडेंट्स ने, जिस टीम ने मिलकर 6G पे काम किया, क्योंकि उसको पता है ना कि इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लाया जा सकता है। मैं एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा बिकॉज आई एम फ्रॉम मैकेनिकल, कि किस तरीके से 6G से 7G कैसे ट्रांजिशन, क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, आई डोंट नो। लेकिन वो पर्सन ढूंढेंगे कि जिसने 6G पे काम किया वही 7G पे कर सकता है, या जिस स्टूडेंट्स ने 6G पे किया वो आज कहां पे है, उनको पकड़ो कहां पे है वो। बात आ रही है रिसन में? तो रिसर्च जो डोमेन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ड्रोन, क्या तुम्हें क्या लगता है कि ड्रोन के ऊपर काम नहीं चलता है? ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर पिछले साल आईआईटी कानपुर ने मास्टर्स प्रोग्राम स्टार्ट किए ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जिसमें कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट जा सकता है, इसका ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स को रखा है। आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट भी आएगा, और जो होना स्टार्ट हो गया है उसको मैनेजमेंट कैसे होगा, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होगा? तो एक्सपर्ट चाहिए यार इसके लिए, स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए। एक बीटेक सिविल वाला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम नहीं कर सकता, एक बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाला ई वेस्ट मैनेजमेंट पे काम नहीं कर सकता है। तुम्हें स्पेशलाइजेशन चाहिए उसके लिए, तुम्हारा एक्सपीरियंस चाहिए उसमें, तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया होना चाहिए, तभी तुम उस डोमेन में जा सकते हो, तभी इंडस्ट्री तुम्हें हायर करेगी उस चीज के लिए, तभी गवर्नमेंट तुम्हें हायर करेगी उस चीज के लिए। आज के टाइम पे गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम फंसा हुआ है, दैट इज द साइबर अटैक्स। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर के लिए। देखो आज के टाइम पे कितना रिक्रूटमेंट हो रहा है साइबर सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में, जिसमें जो रिक्रूटमेंट है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का हो रहा है, स्पेशली द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसयू बैंक्स जिसको बोलते हैं। आपको पता है पीएसयू बैंक्स होते हैं कुछ? है कोई आइडिया? जिसमें तुम एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर तुम बैंक्स में जा सकते हो। है कोई आइडिया इसके बारे में? 14 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। अब तुम बोलो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में भी हल्का सा डिफरेंस कर लेंगे। तो ये जो तुम्हें मैंने बताया गेट पे, यार मेरे को बोलने के मेरे पास बहुत कुछ है और तुम सुनते भी रहोगे पूरे इंटरेस्ट के साथ, लेकिन टाइम का भी एक लिमिटेशन वाला एक फैक्टर होता है। चीजें बहुत सारी हैं, चीजें बहुत सारी हैं। जल्दी जल्दी से करते हैं गेट एग्जाम। 65 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर आएगा और तुम्हें 180 मिनट का पेपर होगा, और इसके अंदर तुम्हारा जो है 35 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के आएंगे। इसका 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जिसमें 70 मार्क्स तुम्हारा टेक्निकल पार्ट, जो तुम इंजीनियरिंग में कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के अंदर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल में जो तुम कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वो तुम्हारा 70 नंबर का आएगा। इस 100 मार्क्स में एक भी नंबर का ऐसा पार्ट नहीं है जो तुम एंड ऑफ बीटेक नहीं पढ़ोगे, और 15 नंबर का इसमें ऐसा पार्ट है जो तुम 10वीं तक पढ़ लेते हो, दैट इज सेकंड पार्ट जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का जो आएगा। क्या होता है इसके अंदर? 3 टॉपिक हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स जो आप 10वीं तक पढ़ के आए हो, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो?
रीजनिंग, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन पढ़ के आए हो? 10 तक नहीं पढ़ के आए हो? इंग्लिश, फिलिंग द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो? तो 15 नंबर का भाई इसमें वो पार्ट है जो तुम 10th तक पढ़ के आए हो। और लास्ट में बचा जो 15 मार्क्स का, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है जो तुम लोग M1 M2 M3 पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मे बी जो लीड के थ्रू आए हैं वो एक ही मैथ पढ़ रहे हैं, M3 पढ़ रहे हैं। यस और नो? यार आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। तो ये रहा तुम्हारा गेट का एग्जाम। अब मैं तुम्हें फिर से भी रिपीट कर रहा हूं एक लाइन कि तुम्हारा इसमें 20% ऐसा पार्ट है जो तुम लोग छोड़ सकते हो। गेट डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। स्ट्रेटेजी बना के चलो, सब्जेक्ट चूज करके चलो, 80 नंबर का ढंग से तैयार करके चलो, गेट समझ के करो, कंसेप्ट से करो। ये एग्जाम बहुत ज्यादा इजी है फ्रेंड्स, बहुत इजी है फ्रेंड्स। करना बड़ा सिंपल है। जो तुम कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ना स्टार्ट करो, कंसेप्चुअली पढ़ना स्टार्ट कर दो और उसके गेट के प्रीवियस क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर तुमने सब्जेक्ट ढंग से पढ़ लिया, प्रीवियस क्वेश्चन ढंग से लगा लिए, यू कैन इजीली स्कोर 40-45 मार्क्स इन दो चीजों से ही। दैट्स इट। कुछ भी एक्स्ट्रा करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सब्जेक्ट ढंग से पढ़ लो। लेकिन ये जो दो चीजें मैं बोल रहा हूं, ये बड़ी मतलब तसल्ली से करने वाली चीजें हैं। फिर उसके लिए फिर डिसिप्लिन चाहिए बहुत ज्यादा करने के लिए। तो इजीली यू कैन डू दैट। 40 to 45 मार्क्स आज के टाइम पे सेफ विंडो है। यू कैन डू दैट, यू कैन इजीली स्कोर दैट। यही दो चीजें, कोई कोचिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कहीं और इधर उधर देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सब्जेक्ट बुक्स में से पढ़ना स्टार्ट करो। नोटबुक्स ठीक है, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन कंपटीशन के लिए नहीं। कंपटीशन के लिए तुम स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो, सिलेबस ढंग से एनालिसिस करो, और उससे ज्यादा एनालिसिस रिक्वायर्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। मान लो तुमने कंट्रोल सिस्टम ओपन किया या तुमने सपोज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्शन किया ओपन किया, तो उसके प्रीवियस क्वेश्चन देखो, जो से सब्जेक्ट तुमने पढ़ लिए उसके प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ और उसमें देखो कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको एक ट्रेंड नजर आएगा, उसके अंदर एक ट्रेंड नजर आएगा कि यार अगर सपोज फ्लिप फ्लॉप में से कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो ऐसे आ रहे हैं, इस तरीके से वो चेंज कर रहा है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका ऐसे चेंज कर रहा है। आपको क्लियरली ट्रेंड पता चल जाएगा और ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, स्टैंडर्ड बुक उठाने से पहले तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है कि वो कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंगली ही तुम्हें नोट्स बनाने हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना है, यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। नोट्स बनाने में और एक्स्ट्रा कंटेंट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम सेव करना है। जो तुमने 20 नंबर का छोड़ा है ना, उसको 20 नंबर को डिवाइड कर देना इस 80 नंबर के ऊपर। अगर 100 नंबर का पढ़ने में तुम्हें 500 घंटे लग रहे हैं और अगर तुम्हें 80 नंबर का पढ़ने में 400 घंटे लग रहे हैं, तो उस 100 घंटे को इस 80 नंबर के ऊपर डिवाइड करना है, सेव नहीं करने हैं, वेस्ट नहीं करने हैं। बात आ रही है कि नहीं समझ में? ये हाँ या ना? गेट जो है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। गेट तुम लोग थर्ड ईयर ऑनवर्ड दे सकते हो, लेकिन अगर तुम थर्ड ईयर में गेट क्वालिफाई कर लेते हो, तुम उसको यूज नहीं कर सकते हो उसी साल, तुम उसको नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हो। इसका एग्जांपल अभी मैंने एक इसका एग्जांपल लिया, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में टोटल 950 प्लस वैकेंसीज आया है। फॉर मैकेनिकल फॉर सिविल की 200 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 572 समथिंग है, आईटी के लिए 40-50 के आसपास है, इलेक्ट्रिकल की भी आई थिंक 150-200 के आसपास है। तो टोटल 950 प्लस वैकेंसीज है। अब होता क्या है कि जब कोई जॉब का नोटिफिकेशन आता है गेट के थ्रू, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये तुम्हें मोटिवेशन देगा थर्ड ईयर में गेट लिखने का। पहले क्या होता था, आज से 3-4 साल पीछे चले जाओ, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग बहुत ज्यादा होते थे तो उनको सफिशिएंट स्टूडेंट्स मिल जाते थे, पब्लिक सेक्टर को या गवर्नमेंट को जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करता था। लेकिन अब उनको पहला चीज है सफिशिएंट स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं, दूसरा कैपेबल स्टूडेंट भी नहीं मिल रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम कैपेबिलिटी का आता है। अब अगर 2016-17 में आईओसीएल में महारत्ना पब्लिक सेक्टर में मैकेनिकल का 75 नंबर पे कट ऑफ जाता था, 24 में अगर वो 35 नंबर पे कट ऑफ जा रहा है, सो कैन यू से कि सर कट ऑफ तो 35 वाले का भी हो गया, 75 वाले का भी हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि 35 वाले का 75 वाले का कैपेबिलिटी सेम होगा? नॉलेज के साइड से सेम होगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ नॉलेज की बात कर रहा हूं, मैं कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं नॉलेज में तो पीछे रहेगा हमेशा वो, क्योंकि गेट रिफ्लेक्ट करता है। मे बी तुम्हारा सीजीपी परसेंटेज रिफ्लेक्ट ना करे तुम्हारी नॉलेज कैपेबिलिटी को, लेकिन गेट एग्जाम रिफ्लेक्ट करता है। गेट एग्जाम रिफ्लेक्ट करता है। तुम लेके आओ 60 नंबर, देखो तुम्हें रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। तुम फेल हो जाओ गेट में, तुम्हें रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगी। ये डिफरेंस है इस एग्जाम का। तो जो तुम्हें मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बताया, अब बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो पिछले 3 साल के गेट स्कोर को अलाउ कर देते हैं। तो अब किसी ने अगर सोच, यहां पे अगर कोई बैठा है
जो फाइनल ईयर का है, अभी सॉरी फाइनल ईयर तो 7th सेमेस्टर, जो इस साल पास आउट हुआ होगा और जिसने 3rd ईयर या फाइनल ईयर में गेट क्वालिफाई किया होगा, वो सारे एलिजिबल थे एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उसने गेट में 23, 24, 25 तीनों को अलाउ कर दिया, उसने तीनों को अलाउ कर दिया। और ये हर साल ऐसी बहुत रिक्रूटमेंट आती है। गेट इज फुल ऑफ मैं बोलूंगा कि जिसमें अनसर्टेनिटी भी है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सर अब बोलो सर एयरपोर्ट अथॉरिटी का इस साल आया, अगले साल आएगा, क्वेश्चन मार्क। सर गवर्नमेंट में इस बार इतनी वैकेंसी आई है, अगले साल आएंगी, क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये जरूर है कि हर साल आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। बीएल में इस बार 350 वैकेंसी आया, अगले साल आएगा, क्वेश्चन मार्क। लेकिन कोई ना कोई और आ जाएगा, कोई ना कोई और आ जाएगा नया, और एक साल के अंदर तुम्हें पब्लिक सेक्टर के अंदर सारी ब्रांचेस मिल मिला के 2500 प्लस वैकेंसीज आती हैं, 2500 प्लस वैकेंसीज आती हैं, और जिसमें फिर 2021 के आसपास ही हो पाती है, क्योंकि उनको राइट पर्सन नहीं मिलते हैं जॉब के लिए। दे डोंट फाइंड द राइट एंड सुटेबल पर्सन फॉर दैट जॉब। अदर एक गवर्नमेंट नहीं है जिसकी कंडीशन है, मतलब जिसको रखनी है, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, सॉरी पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं है। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट में ये रिक्वायरमेंट है, दे वांट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, देन ओनली दे विल टेक यू, अदरवाइज दे विल नॉट वेस्ट देयर टाइम एंड योर टाइम ऑल्सो। एचपीसीएल महारत्ना पब्लिक सेक्टर है, विदाउट गेट रिक्रूटमेंट करता है। अब उसमें जो जॉब है वो सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब है, हर किसी को पता है। नाउ यू मे बी गुड इन द नॉलेज पार्ट, तुमने पेपर निकाला, रैंक 1 लेके आई, उसका अगला स्टेज ग्रुप टास्क है, एलिमिनेटिंग राउंड है। एलिमिनेटिंग राउंड है कि चाहे तुम्हारा रैंक 1 है, चाहे तुम्हारा रैंक लास्ट है रिटर्न के अंदर, अगर तुम जीटी में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, यू विल बी आउट। नेक्स्ट राउंड इज इंटरव्यू, अगेन एलिमिनेटिंग। इफ दे फाइंड कि आपका जो पर्सनैलिटी है, या जो आपका बिहेवियर है, या जो आपका कम्युनिकेशन है, इफ दे डू नॉट फाइंड यू एज ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, दे विल नॉट टेक यू। एग्जाम्पल, यहां पे कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए। अब मेरे को ये बताओ, इसका सीजीपीए से कितना रिलेशन है, कि अगर किसी का सीजीपीए हाईएस्ट है उसको कंपनी लेके जाएगी, उससे रिलेशन है? हाँ है ना? ये प्राइवेट और पब्लिक के केस में एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट अलग है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सो इफ यू फाइंड योरसेल्फ एज अ कैपेबल फेलो, और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट में बिहेवियरल असेसमेंट, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। दैट इज द रीजन व्हाई दे कंडक्ट ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू। ये कंडक्ट करते हैं टू चेक योर पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, वो चेक करते हैं। नॉलेज तो रिटर्न से चेक होगा, नॉलेज इंटरव्यू में 5-10 आधे घंटे की इंटरव्यू से नॉलेज नहीं चेक हो सकता फ्रेंड्स तुम्हारा, नॉलेज तो रिटर्न से ही चेक होगा। जो गेट एग्जाम तुम्हारा नॉलेज चेक कर रहा है, तभी तुम शॉर्टलिस्ट हो रहे हो। लेकिन दैट यू आर राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब और नॉट, वो जीडी, जीटी और इंटरव्यू से ही पता चलता है। तो 3rd ईयर में गेट देने के बेनिफिट तुम ये है कि तुम उसको फाइनल ईयर में उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद 70-30 मैंने यूज कर लिया। उसके बाद बीटेक करने के बाद जितने भी तुम्हारे पास बेस्ट करियर ऑप्शंस निकल के आती हैं, चाहे तुम हायर स्टडीज की बात करो, सर इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से मेरे को करना है, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी से मेरे को हायर स्टडीज करनी है, मेरे को सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के टॉप इंस्टीट्यूट इंडिया से मेरे को मैनेजमेंट का कोर्स करना है, मेरे को सर अब्रॉड से मास्टर्स या डायरेक्ट पीएचडी करनी है, सर मेरे को पब्लिक सेक्टर जॉब चाहिए, मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेरे को प्राइवेट में एंटर करना है, सर मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। ये एक सिंगल एग्जाम है, तुम्हें सारे रास्ते खोल देगा। अब मेरे को बताओ इसके अलावा और कौन सी ऑप्शन बची तुम्हारे लिए, कौन सी ऑप्शन बची तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन इंजीनियर के लिए? ये सारा एक सिंगल एग्जाम दे देता है तुम्हें सारा। उसके बाद गेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है फिजिकल, वहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है। गेट का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। तुम 3rd ईयर में क्वालिफाई करो, फाइनल ईयर में क्वालिफाई करो, और उसका जो बेस्ट है उसको यूज करो। तुम अगेन उसके बाद ड्रॉप करके दे दो, उसके बाद फिर से ड्रॉप करके दे दो। यहां तो हम इस कंट्री के ऐसे पार्ट में है जहां पे हमें लगता है कि पढ़ के करियर नहीं बनाया जा सकता है। आप अंदर चले जाओ, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उनको पता है कि पढ़ के ही करियर बनेगा, और कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, हमारे पेरेंट्स के बिजनेसेस हैं, फार्मिंग है, या और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे रीजन हैं जिसमें हमें लगता है कि ठीक है, अगर बीटेक के बाद मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ या सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये ऑप्शन तो है ही है यार, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सोच के देखो। तो दैट इज द थिंग कि गेट एक ऐसा एग्जाम है जब किसी को पता है कि मेरे को भाई अगर पब्लिक सेक्टर जाना है, मेरे को आईआईसी बेंगलोर जाना है, मेरे को वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, ये एग्जाम मेरे को देगा, मेरा ड्रीम करियर देगा,
तो उसको लिखते हैं बच्चे, साल 2 साल 3 साल ड्रॉप कर करके लिखते हैं। मैं क्यों तुम्हें इस कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूं? बिकॉज वी आर द प्लेटफॉर्म, योर पीडीएफ द प्लेटफॉर्म जो यही कर रहा है पूरे इंडिया के लिए, यही कर रहे हैं हम लोग। तो इसी कारण से मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूं। क्यों मेरे को इस रीजन को लेके कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप लोगों को हम बहुत कंफर्ट जोन में है। मैं भी अपने आप को लेके चल रहा हूं, मैं भी इस रीजन में हूं। हम बहुत कंफर्ट जोन में है, रूम से नहीं निकलना है, बारिश हो रही है रहने देते हैं, क्लासरूम नहीं जाते हैं। अच्छा सेमिनार ही तो है, पिछली बार भी तो आए थे सर, छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग बहुत अपने कंफर्ट जोन में आ गए हैं। अपने कंफर्ट जोन से फ्रेंड्स बाहर निकलो अगर तुम करियर चाहते हो। अच्छा मोबाइल को इफेक्टिव यूज करो यार, इससे वेस्टेज मत करो। स्टिल देयर आर सो मेनी हेड्स आर डाउन, और मेरे को पता वो मोबाइल ही चला रही है। किसका नुकसान हो रहा है सोच के देखो, सोच के देखो। फिर 2 4 5 साल के बाद जब तुम लोगों में से ही कोई ना कोई अच्छी जगह पहुंचेगा और वो कंपैरिजन करेगा, फिर याद आएगा कि तू यार यहाँ पे कैसे पहुंचा, तेरे को किसने बताई? मेरे को तो बताई नहीं। फिर वो बोलेगा कि ऐसे आए थे 4 5 साल पहले एक सर आए थे, उन्होंने बात बोली थी, मैंने पकड़ ली और मैंने एफर्ट करना स्टार्ट कर दिया, मैं पहुंच गया। और ये फैक्ट्स है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी तुम्हें इसका फील नहीं आएगा, ये तुम 4 5 साल के बाद फील करोगे। और इमीडिएट बीटेक के बाद कंपैरिजन कभी मत करना अपना कि कौन क्या कर रहा है। अपना पाथ डिसाइड करो कि बीटेक के बाद 2 4 साल तुम्हें कैसे करने हैं। 2 4 साल देना अपने बीटेक के बाद, क्योंकि बीटेक ऐसा एक सिर्फ डिग्री है, सर्टिफिकेट है, जो एक एलिजिबिलिटी के लिए एक सर्टिफिकेट है, जिसके बेस पे तुम कहीं पे अप्लाई करोगे और तुम्हें वहां पे अपनी कैपेबिलिटी रिफ्लेक्ट करनी है, अपनी नॉलेज रिफ्लेक्ट करनी है, तब तुम्हें बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, तुम्हें नहीं तो नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? राइट। तो गेट, अच्छा उसके बाद 3 साल के लिए वैलिड है, और गेट तुम लोग 2 बार लिख सकते हो 1 साल के अंदर। सॉरी, गेट तुम लोग एट ए टाइम 2 गेट पेपर अपीयर हो सकते हो। जैसे कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस तो डीए का पेपर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन डीए, ये आप लोग पेपर लिख सकते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल वाले भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन डीए का पेपर आप लोग लिख सकते हो। कोई 2 पेपर आप एट ए टाइम लिख सकते हो। अब हर पेपर लिखने के अपने फायदे और नुकसान है, हर पेपर लिखने के, सॉरी नोट द नुकसान, कि वो हर पेपर लिखने की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं। कि अगर तुम बीटेक इलेक्ट्रिकल में हो और तुमने अगर गेट इलेक्ट्रिकल में दिया तो ये ऑप्शंस है, और अगर तुमने बीटेक इलेक्ट्रिकल में हो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में दिया तो ये अपॉर्चुनिटीज है। सिमिलरली अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस में है और गेट तुमने डीए में दिया तो ये ऑप्शंस निकल के आएंगी। ऑल्दो इट विल डिपेंड अपॉन योर गेट मार्क्स, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन योर गेट मार्क्स कि तुम्हारे गेट में नंबर कितने आए हैं। यू कैन नॉट गेट द सेम ऑप्शंस जो एक 35 नंबर वाले को मिल रहा है या एक 60 नंबर वाले को मिल रहा है, तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो ऑब्वियसली जिसका मार्क्स अच्छे हैं वो बेस्ट चीज चाहेगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब देखो जॉब में यार 3 ऑप्शंस हैं इंडिया के अंदर, 3 ही सेक्टर हैं जॉब के। कौन कौन से हैं देख के बोल दो। प्राइवेट, उसके बाद पब्लिक सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट में जल्दी से कोई डिफरेंस बताएगा? पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट में डिफरेंस जल्दी से देखो। गवर्नमेंट 2 ही तरह की गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। 100% स्टेक होल्डर्स उसके, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हिमाचल गवर्नमेंट या आपका सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट। दीज आर द 2 ही गवर्नमेंट जॉब है। पब्लिक सेक्टर में देयर आर 250 प्लस पब्लिक सेक्टर्स आर देयर इन इंडिया। 250 प्लस पब्लिक सेक्टर इस इंडिया में, जिसमें 100 प्लस पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जिसमें इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता है। देयर आर सो मेनी पब्लिक सेक्टर जिसमें इंजीनियर का रिक्रूटमेंट नहीं होता है। और पब्लिक सेक्टर एक ऐसी डोमेन है जो पैसा कमाती है, जो पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट होता है, टर्नओवर होता है इसका। जहां पे गवर्नमेंट जॉब में सैलरीज खत्म होती है, मान लो सपोज एक असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी 65-70 हजार रुपए है, वहां से तो यार पब्लिक सेक्टर की सैलरी स्टार्ट होती है 10 से 18 लाख के आसपास। पब्लिक सेक्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना। 14 महारत्ना पब्लिक सेक्टर्स हैं। अभी पिछले 6 महीने पहले 14वां ऐड हुआ इसके अंदर, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL, जो तेजस बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स बना रही है जो HAL। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर शेयर होल्डिंग होती है, जिसमें 51% शेयर किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, और रिमेनिंग शेयर स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, या स्टेक होल्डर्स होते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं, टर्म होती है उसके लिए, वो मेरे क्लिक नहीं कर रही है दिमाग में, वो शेयरिंग पे होती है। जैसे एग्जांपल, हाँ IPO, यस। ऐसे एग्जांपल जैसे जितने भी मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हैं, ये शेयरिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, पुणे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की है।
आपका हिमाचल का सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL, ये हिमाचल गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये मैंने कुछ एक पब्लिक सेक्टर के नाम लिखे हैं, कुछ एक पब्लिक सेक्टर के नाम लिखे हैं मैंने ये। और सैलरीज दी बेस्ट, ये 18 लाख तो मैं पुराना लिखा रह गया, ये तो 21-22 पे पहुंच गया है। जितने महारत्ना पब्लिक PGCL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HPCL, ONGC, ये तो 20 करोड़ कर गए सैलरीज, 20 करोड़ कर गए सैलरीज। टर्नओवर बहुत अच्छा होता है। आपने कभी ये सुना है कि हिमाचल गवर्नमेंट में PWD डिपार्टमेंट का इतना टर्नओवर रहा? सुना आपने? सुने? हाँ या ना? नहीं सुनोगे कभी भी। लेकिन इनके केस में जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, आप लोग देखते होंगे न्यूज़पेपर में कि IOCL का पिछले 3 महीने का जो टर्नओवर है वो इतना रहा, इतना पैसा कमाया। तो दैट इज द रीजन में आपको सैलरी उस हिसाब से मिल रही है। अब पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट में लिंक करूंगा एंड में। ये प्राइवेट बड़ी जबरदस्त चीज है यार। अब मेरे को बताओ सबसे ज्यादा पैसा किसमें है, प्राइवेट, पब्लिक या गवर्नमेंट? प्राइवेट। पैसा तो तुम्हें यार प्राइवेट में मिलेगा, लेकिन प्राइवेट में एंट्री करने के तरीके हैं तो तुम्हें मैं बताऊंगा ध्यान से। अगर मैं एंड में भूल जाऊं कि सर प्राइवेट में कैसे एंटर करना है तो मेरे को याद करवा देना। ये सारा लिंक बनेगा देखना इसका प्राइवेट के साथ, अल्टीमेटली पैसा वहीं पे है। पब्लिक सेक्टर में एंट्री करने के 2 तरीके हैं, यहां पे लिखा हुआ है। 2 वेज टू एंट्री इनटू द पब्लिक सेक्टर। एक है विद गेट एग्जामिनेशन, एक है विदाउट गेट एग्जामिनेशन। विद गेट, ये जो पहली 3 रोज है ये सारी की सारी है विदाउट गेट। विदाउट गेट, ये राइट साइड में मैंने जो 2 लिखी है ये है थ्रू गेट एग्जामिनेशन। ये मैंने कुछ एक लिखी है, ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत है। लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ISRO इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ISRO, DRDO, BARC, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। DRDO, BARC, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, SJVN, ऑयल, महारत्ना पब्लिक सेक्टर, PEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ONGC, महारत्ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी, कोचिंग शिपयार्ड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, महारत्ना पब्लिक सेक्टर। सबसे ज्यादा इसमें रिक्रूटमेंट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर का होता है। HRRL, HPCL, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, RCFL, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, DFCCIL, ये जो डायरेक्ट फ्लाइट कॉरिडोर, ये जो आपने सुना होगा दिल्ली से लेके जो अमृतसर वाला जो कॉरिडोर बना है ये अलग से, DFCCIL, ECIL, EIL, गोवा शिपयार्ड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का प्लांट यहां पे भी है, कहां पे है? NFL का प्लांट नजदीक ही है आपके, बॉर्डर पे, नंगल में। उसके बाद राइट साइड पे मैंने जो 2 लिखी है ये आपके आगे थ्रू गेट, IOCL, PGCL, ग्रिड इंडिया, NPCL, NTPC, NTRO, NITRO, ये। अब इसमें जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया विद गेट, विदाउट गेट। देखो 2 चीजें चेक करेगा प्राइवेट और पब्लिक और गवर्नमेंट, 2 चीजें। पहला तुम्हारा नॉलेज, दूसरा तुम्हारा पर्सनैलिटी और बिहेवियर और कम्युनिकेशन, ये 2 चीजें चेक करेगा। नॉलेज चेक करने का एक को तरीका है, कैसे नॉलेज चेक होगा मैंने भी बताया था, रिटन के थ्रू। द ओनली वे टू चेक योर नॉलेज इज द रिटन एग्जामिनेशन। लेकिन तुम्हारा पर्सनैलिटी, बिहेवियर, कम्युनिकेशन वो चेक होता है तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी और इंटरव्यू से। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर किसी में होता है, ये वेरी करता है PSU टू PSU। जैसे इंटरव्यू तो हर किसी में होगा, लेकिन स्टिल 3 पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जिसमें से 2 महारत्ना है जिसमें इंटरव्यू भी नहीं होता है किसी को आइडिया? कोल इंडिया लिमिटेड, महारत्ना पब्लिक सेक्टर, NTPC, महारत्ना पब्लिक सेक्टर, इसमें इंटरव्यू भी नहीं होता है। और एक और मैंने अभी बताया था, कौन सा? सुन नहीं रहे ध्यान से, अभी तो बताया यार तुमने, एयरपोर्ट अथॉरिटी, AI का जो JEE का एग्जाम है, जूनियर एग्जीक्यूटिव, उसमें भी इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। गेट में नंबर लेके आओ, अप्लाई करो, अगर तुम्हारा मेरिट में आ गया डायरेक्ट तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सिलेक्शन। इंटरव्यू हर किसी में होना ही होना है। अब ये जो लिखा ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और आपका ग्रुप डिस्कशन, गुस्टाफ और केस स्टडी, अब ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेंगे वो GD GT केस स्टडी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। अब ये वेरी करता है। IOCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ये चारों चीजें करवाते हैं, ये गेट के थ्रू करते हैं, ये चारों करवाते हैं, GD GT केस स्टडी इंटरव्यू सब कुछ होगा। लेकिन GT और केस स्टडी हर कोई नहीं करवाता है। पावर ग्रिड GD करवाएगा और इंटरव्यू करवाएगा, ONGC ओनली इंटरव्यू करवाएगा।
तो ये पीएसयू टू पीएसयू वेरी करता है कि किसमें क्या होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो राइट साइड में मैंने लिखा है जो है विदाउट गेट पब्लिक सेक्टर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत आसान है। इसमें रिटन एग्जाम लेगा, आपका नॉलेज चेक करेगा, लेकिन जो इसका एग्जाम पैटर्न है ना वो गेट के जैसा नहीं है, वो गेट के जैसा नहीं है। गेट में एक क्वेश्चन के पीछे कितना टाइम दे रहा था रफली, कितना टाइम दे रहा था, सो तो नहीं रहे हो, कितना टाइम दे रहा था गेट में, कितने क्वेश्चन कितने मिनट का होता है, हाँ जी 65 क्वेश्चंस 180 मिनट 3 आवर्स, कितना टाइम दे रहे हैं क्वेश्चन में, रफली 3 मिनट दे रहे कि नहीं दे रहा। लेकिन ये जो विदाउट गेट वाले हैं इसमें जो पैटर्न रहता है ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट, और इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। अब सोचो क्वेश्चन कैसे डालेगा वो, समझ में आ गई ना आगे बात, समझ में आ गई कि नहीं बात। न्यूमेरिकल ऐसे डालेगा जो विदाउट गेट कैलकुलेटर सॉल्व होंगे, और थ्योरी भी ऐसी डालेगा वन लाइनर टिक करने वाला। तो ये पेपर बहुत आसान होते हैं जो विदाउट गेट के होते हैं कंपैरेटिवली, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट। एग्जांपल एचपीसीएल 150 मिनट्स 170 क्वेश्चंस, एसजीवीएनएल 120 मिनट्स 150 क्वेश्चंस, बीएचईएल 150 मिनट्स एंड 240 क्वेश्चंस, बीईएल 120 मिनट्स 125 क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट का टाइम। यार तुम्हें जागना पड़ेगा, ये तुम लोग जो मुंह लटका के बैठे हो ना, सॉरी फॉर दिस, जागना पड़ेगा तुम्हें। जागना जैसे ये नहीं कि मेरे बोलने के ये के लिए जागो, अवेयर रखो यार, अवेयरनेस रखो थोड़ी सी। बहुत सारे तुम लोग तो पास आउट हो जाओगे अगले साल। क्या तुमने प्लान किया यार अपने करियर के लिए, सोचो यार, ऐश पूरी जिंदगी बढ़िया करने के लिए अगले 3-4 साल, चाहे तुम सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, जिस दिन तुम जागोगे वहां से 2-4 साल लेके चलना, जिस दिन तुम जागोगे वहां से 2-4 साल लेके चलना स्ट्रगल के। और वो 2-4 साल की स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो 2-4 साल तुमने स्ट्रगल नहीं करी, ऐश कर लिया, उसके बाद पूरी स्ट्रगल है। लेकिन अगर ये 2-4 साल स्ट्रगल कर लिया उसके बाद पूरी ऐश है, पूरी ऐश है। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आएगी, 4 साल बाद समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं नहीं आएगी, अभी 4 साल के बाद आएगी समझ में, राइट। उसके बाद आपका आ गया हायर स्टडीज। हायर स्टडीज में इंडिया में, एंड दिस इज जैसे मैंने तुम्हें बताया कि गेट जो स्टार्ट हुआ था वो हायर स्टडीज के लिए स्टार्ट हुआ था, फॉर एमटेक, एमएस एंड डायरेक्ट पीएचडी। ये जो 3 ऑप्शन है वो जो गेट के थ्रू निकल के आती है टेक्निकल डोमेन में। एमटेक 2 साल का प्रोग्राम है, 12,400 रुपए पर मंथ। एमएस 3 साल का प्रोग्राम है, 12,400 रुपए पर मंथ। डायरेक्ट पीएचडी 5 साल का प्रोग्राम है जिसमें 38,000 से लेके 80,000 रुपीज पर मंथ का असिस्टेंटशिप। ध्यान से समझना हायर स्टडीज क्यों, 2 पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन जो कि नीड है। आज जो तीनों ब्रांचेस यहां पे बैठी है ना, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, और 50% तक ये चीज एप्लीकेबल इलेक्ट्रिकल पे भी है। फ्रेंड्स अगर तुम करियर चाहते हो तुम्हें बीटेक के बाद नहीं मिलेगा, तुम्हें मास्टर्स के बाद मिलेगा। रीजन क्योंकि जो इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे वो स्पेशलाइजेशन की है। They don't want BTech in electronics. They want specialization in VLSI. They want specialization in communication, in control systems, in instrumentation, in signal processing, in semiconductor devices, in solid state devices, in machine learning, in data science, in artificial intelligence, in software, in cyber security. ये नीड है इंडस्ट्रीज का आज के टाइम पे। आईटी बॉम्बे जो कंप्यूटर साइंस का हब माना जाता है, उठा के देखना 2025 का स्टैट, बीटेक कंप्यूटर साइंस 25 का स्टैट, कितना परसेंट प्लेसमेंट हुआ है और एवरेज पैकेज कितना गया है कोई आइडिया किसी का? 25% स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस बीटेक, एवरेज पैकेज 7 to 8 लाख। रीजन ये नहीं है कि जॉब नहीं है, रीजन ये है, अच्छा ये रीजन ये भी नहीं कि कैपेबिलिटी का प्रॉब्लम आया या इंटरव्यू नहीं पार कर पाए। भाई किसी ने आईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस किया है और कंपनी आ रही है 10-12 लाख का पैकेज देने के लिए, क्यों बैठेगा कोई वहां प्लेसमेंट के लिए?
इस पर्पस के लिए थोड़ा ना उसने आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ज्वाइन किया था। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? नहीं बैठे क्यों? क्योंकि वहां पे कंपनीज नहीं आ रही है प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि वो जो बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले के पास जो उनकी रिक्वायरमेंट है एआई और डाटा साइंस की नहीं है। दे वेंट टू द मास्टर्स। मास्टर्स में प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, इन स्पेशली इन दो डोमेन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। बाकियों में नहीं है अभी इसमें इतना अच्छा प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में। इफ आई टॉक अबाउट द कोर ब्रांचेस, नोट द इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस। अब नई नई टर्म तुम्हें सुनने को मिल रही है, कोर ब्रांचेस, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस। तुम्हें नॉलेज होना चाहिए बच्चे, तभी तुम एफर्ट करोगे यार पढ़ने का। तो जो इंडस्ट्रीज की नीड है इस टाइम पे फ्रेंड्स, वो है स्पेशलाइजेशन की, स्पेशलाइज्ड पर्सन की। वो तुम्हें ये हायर स्टडीज देगा। दो पर्पस हायर स्टडीज के, सबसे पहला क्या बताया मैंने, बोलो यार, स्पेशलाइजेशन, अभी तो बताया मैंने। दूसरा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए अगर आ रही है, मान लो सपोज इंफोसिस यहां पे आई, इंफोसिस आईटी मंडी में गई, इंफोसिस एनआईटी हमीरपुर में गई, इंफोसिस जेएनजीसी सुंदरनगर में गई, सभी के पैकेज सेम रहेंगे? सेम रहेगा, आया ना? क्यों? सभी ने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया, सभी ने वही सब्जेक्ट पढ़े, तो क्या डिफरेंस है? ब्रांडिंग, ब्रांड वैल्यू। शर्ट ही तो डालनी है सर, टी शर्ट ही तो डालनी है, एक 300 की भी मिल जाएगी, एक 3000 की भी मिल जाएगी। लेकिन तुम बोलोगे कि सर 3000 के ऊपर ना वहां पे वो लोगो सा लगा होता है, होता है? तुम प्राउड, मतलब तुम्हें लगता है यार कि तुमने एक अच्छा ब्रांड डाला हुआ है जो सामने वाले को रिफ्लेक्ट करता है, जिस भी तरीके से तुम लगा लो, जो भी रीजन लगा लो, होती नहीं है ब्रांड वैल्यू। तुम्हारे रिज्यूमे के ऊपर तुम लिख रहे हो कि तुमने इंटर्नशिप यहां से किया, तुमने प्रोजेक्ट इस डोमेन में किया, इस प्रोफेसर के अंडर किया, और वो प्रोफेसर एक रिनाउंड प्रोफेसर है, और तुमने गेट क्वालिफाई किया थर्ड ईयर में भी, तुमने गेट क्वालिफाई किया फाइनल ईयर में भी, तुम एक पेपर प्रेजेंट करने गए बीटेक लेवल पे, तुम्हारा रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा, हो नहीं रही प्रोफाइलिंग। यही मतलब ब्रांड का भी है, ब्रांड वैल्यू। तुमने मास्टर्स किया वीएलएसआई में, लेट अस सपोज पर्टिकुलर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी से, इस प्रोफेसर के अंडर, डिफरेंस नहीं है उसका। ब्रांडिंग, जिसको लोग जानते हैं। ब्रांडिंग का बड़ा सिंपल सा मतलब मैं जो समझता हूं, ब्रांड वैल्यू वो जिसको लोग जानते हो, उसकी उतनी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। आज योरपीडिया को मे भी एक दो ने सुना होगा पहले, मे भी जो पिछली बार थे, इंजीनियर्स करियर पॉइंट में मे भी एक दो ने सुना होगा, लेकिन धीरे धीरे तो ब्रांड वैल्यू बढ़ती है कि आज मैंने आया आपको बताया, मे भी 5-10 लोग उससे इंप्रेस हुए, उनके दिमाग में बैठ गया, हाँ यार एक योरपीडिया या ईसीपी एक है ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट जो अच्छा गाइड करते हैं, लेट अस सपोज यहीं तक लिमिटेड रखते हैं, तो वो उससे ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। कल को तुम्हें कोई आएगा, तुमसे कोई पूछे यार ये योरपीडिया क्या है, हाँ हाँ मैंने सुना था, इस ये हो गया कि जब तुम्हें लोग जानना शुरू करते हैं, वो ब्रांड वैल्यू हो जाती है, तुम्हारी ब्रांडिंग हो जाती है उससे। तो तुम्हारे रिज्यूमे पे जब तक तुम्हारी ब्रांडिंग नहीं है फ्रेंड्स, तुम्हें प्राइवेट पैसा नहीं देगा। अब आ गया यहां पे प्राइवेट जॉब का मतलब। प्राइवेट तुम्हें पैसा तभी देगा फ्रेंड्स अगर तुम्हारे पास ब्रांडिंग है और तुम्हारे पास स्पेशलाइजेशन है, तभी तुम्हें देगा प्राइवेट पैसा, अदरवाइज पैसा नहीं देगा। और ब्रांडिंग करने के दो तरीके हैं, ध्यान से समझना। प्राइवेट से पैसा कैसे कमाना है, कैसे तुम प्राइवेट में अच्छी सैलरी ले सकते हो, दो तरीके हैं ब्रांडिंग करने के। एक तो तरीका रहा ये, क्या, हायर स्टडीज करो, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से, वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट से। एमआईटी का नाम सुने, सभी ने सुने? सुने? कैम्ब्रिज का सुना होगा सभी ने, सुने कि नहीं सुने? टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक का सुने? एनटीयू का सुने? एनयूएस का सुने? हाय ना तो बोल दो। आधे बोल लेंगे सर ये नाम आधों ने सुने, में भी आधों ने नहीं सुने होंगे। एमआईटी का नाम हर किसी ने सुना होगा, कैम्ब्रिज का नाम हर किसी ने सुना होगा, तो होगी ब्रांड वैल्यू ज्यादा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मैं ऐसे ही मेरा गला दर्द करना स्टार्ट कर जाएगा, तो समझ में आएगा। तो प्राइवेट भाई तुम्हें पैसा तभी देगा अगर तुम्हारे पास ब्रांडिंग है और स्पेशलाइजेशन है। उसका सबसे आसान तरीका यह है कि तुम हायर स्टडीज में एंटर कर जाओ, और वहां पे कंपनीज आ रही है प्लेसमेंट के लिए। क्यों आ रही है कंपनीज वहां प्लेसमेंट के लिए? क्योंकि उसको पता है यार यहाँ पे जो स्टूडेंट आया है वो एक गेट क्वालिफाई करके आया है, और एक स्पेशलाइजेशन जो उस इंडस्ट्री की नीड है,
आज के टाइम पे चिप इंडस्ट्री, अभी हम लोगों ने 8 तारीख को, 7, 8, 9 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुआ है वीडैट, जिसको यूरोपीडिया ने स्पॉन्सर किया था, जिसमें आईटी रोपड़, आईटी मंडी और आईटी जम्मू ने करवाया था। वो उसको हमने स्पॉन्सर किया। वहां पे धुरंधर टीचर्स आए हुए थे वीएलएसआई डोमेन से। अब मेरे को ये यार वहां से बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पता लगी कि इंडिया में तो अभी फैब्रिकेशन हो ही नहीं रही है चिप की, सेमीकंडक्टर की। हम लोग तो अभी डिजाइनिंग और उसमें पड़े हुए हैं, टेस्टिंग में पड़े हुए हैं। और जब हम लोग 5-6 साल, मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पिछले साल भी आके बोला था कि इंडिया ने कब से क्लेम कर रहा है, पिछले 5-6 साल से, कि वी वांट टू बी द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ चिप इंडस्ट्री, ऑफ चिप्स। लेकिन रियलिटीज कुछ हो रही है, रियलिटीज कुछ हो रही है जो हमारे सामने नहीं आएंगी कभी भी, जब तक आप उस डोमेन में एंटर नहीं करोगे। पता नहीं आप इस चीज को फील कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, इतना नॉलेज या अवेयरनेस तुम्हें है कि नहीं है चिप इंडस्ट्री को लेके। बहुत तगड़ा स्कोप है यार। एक 2 व्हीलर के अंदर चिप आने लग गया है, पता ना तुम्हें? हाँ ना तो बोलो। बहुत तगड़ी नीड है उसकी। और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बेस्ट पर्सन, डाटा साइंस, एआई, कंप्यूटर साइंस, ऑल द डाटा साइंस एआई में कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट जा सकता है। ऑल ऑफ यू कैन गो फॉर डाटा साइंस एंड एआई। ये ओनली कंप्यूटर साइंस का डोमेन नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। 60-70% मैथमेटिक्स है। जब हम आईटी के प्रोफेसर का इंटरव्यू करते हैं तो हम पूछते हैं कि अगर कोई बच्चा तुम्हारे पास, आपके पास अगर मास्टर्स के लिए आए या पीएचडी के लिए आए, तो क्या तुम बेसिक नॉलेज चाहते हो बच्चे के अंदर? सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट उनका वही होता है कि बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, मैथमेटिक्स सही होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट नॉलेज एक अलग पार्ट है, मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो प्राइवेट में इजीएस्ट वे टू एंटर इज दिस वन। सेकंड, अगर तुम्हें प्राइवेट में एंटर करना है फ्रेंड्स, या तो गवर्नमेंट में एंटर कर जाओ या पब्लिक सेक्टर में एंटर कर जाओ। या तुम गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर कर जाओ या तुम पब्लिक सेक्टर में एंटर कर जाओ, और वहां से 5 साल 10 साल के बाद स्विच मारो, देखो तुम्हारा वैल्यू। एग्जांपल देता हूं, मैं भी शायद पिछली बार मैंने अपने फ्रेंड को दिया था। मेरा एक फ्रेंड, मेरा क्लासमेट बीटेक मैकेनिकल का, उसका इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स के अंदर। उसने एसबीआई का एग्जाम क्रैक किया, एसबीआई का एग्जाम क्रैक किया, पहले पीओ, फिर मैनेजर, फिर अच्छे लेवल पे 10 के साल रहा वो। उसके बाद उसने शायद 1.5 साल पहले स्विच कर लिया आईसीआईसी में। किसमें स्विच कर लिया? आईसीआईसी में। जब एसबीआई उसने एग्जिट मारा, उसका पैकेज था 22 लाख के आसपास। आईसीआईसी में गया, कितना मिला उसका पैकेज पता है? 55 लाख। एसबीआई का पैकेज कभी 55 पे जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं 55 पे, कभी भी नहीं जाएगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अब तुम बोलोगे सर पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट, मान लो सपोज मैं पीडब्ल्यूडी में ज्वाइन कर लिया, मैंने जल शक्ति में ज्वाइन कर लिया, या मैंने आईयूसीएल में ज्वाइन कर लिया, या मैंने एचपीसीएल में ज्वाइन कर लिया, या मैंने आईएसआरओ में ज्वाइन कर लिया। इनके कंपटीटर प्राइवेट में खुद बताओ मेरे को, है या नहीं है? आईएसआरओ का कंपटीटर है कोई कि नहीं है? हाय ना तो बोलो भाई। पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हो यार तुम लोग। तुम्हें यार 1% भी चीजों का नहीं आइडिया यार। आईयूसीएल का कंप्यूटर, पेट्रोल पंप ओनली आईयूसीएल एचपीसीएल के होते हैं, कोई और है? बोलो। रिलायंस, हाँ, और नायरा वगैरह की भी आगे है, अंबानी साहब के, उनके भी आगे है, और भी है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर तुम आईयूसीएल एचपीसीएल में 5-10 साल लगाओ और स्विच मारो प्राइवेट में, देखो सैलरी पैकेजेस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर प्राइवेट क्यों देगी पैसा हमें? पता है क्यों देगी? कोई बता सकता है रीजन? मैंने पिछली बार भी बताया था, ब्रांडिंग तो है ही है। स्पेशलाइजेशन को कौन पूरा कर रहा है? यहां पे तुम्हें स्पेशलाइजेशन होगी। जॉब के केस में स्पेशलाइजेशन कहां से हो रही है? तुम उसको पकड़ पाते हो। आ रही बात समझ में? ऊपर से निकल रही है। कभी भी इंस्टाग्राम चल रहा है, चल रहा है इंस्टा? यस सर, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो तुम्हारा ही फायदा यार। यू कैन एंटर इनटू द मैनेजमेंट कोर्सेज। ईच एंड एवरी आईटीज, आप में से बहुतों का होगा कि सर कैट का एग्जाम देना है, सर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जाना है। यू कैन एंटर इनटू द आईएम्स, यू कैन एंटर इनटू द मैनेजमेंट कोर्सेज थ्रू दिस गेट एग्जामिनेशन। MBA from management courses from IITs, NITs. Each and every IITs, NITs having the management courses. Each and every IIT. और तुम लोग वहां पे गेट के थ्रू जा सकते हो। और जो तुम्हारा डोमेन रहता है वो डोमेन रहता है टेक्नो मैनेजरियल डोमेन।
और जो कंपनीज वहां पे प्लेसमेंट के लिए आती है वो आती है जो कोर तुम्हारी कंपनीज होती है अपनी डोमेन की, वो कंपनीज आती है। और तुम आईएम्स में भी एंटर कर सकते हो एंड दैट प्रोग्राम इज नोन एज द एफपीएम प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, एफपीएम। ये अगेन रिसर्च प्रोग्राम है। अच्छा मेरे को कुछ बता सकता है ये भाई कि यार ये पैसा क्यों दिया जा रहा है तुम्हें 12,400 या 38,000 का ये जो असिस्टेंटशिप है ये क्यों दिया जाता है तुम्हें? कोई है आइडिया? खड़ा होकर कोई बताना चाहेगा? कहां से दे रही है गवर्नमेंट पैसा? तुम्हें पढ़ने के पैसे दे रही है? पढ़ने के पैसे दे रही है? नहीं यार, जस्टिफाई करना पड़ता है। दो तरीके से जस्टिफिकेशन होता है, एक होता है टीचिंग असिस्टेंटशिप, एक होता है रिसर्च असिस्टेंटशिप। तुम लोग काम करते हो वहां पे जाके। एमटेक जो होता है वो टीए प्रोग्राम होता है जो 2 साल का होता है, जो पहले नंबर पे लिखा है। तुम लोग वहां पे बीटेक वाले स्टूडेंट्स के कुछ पेपर चेक करते हो या कुछ ट्यूटोरियल्स लेते हो या कुछ एग्जाम कंडक्ट करते हो, तो तुम्हारा पैसा ऐसे जस्टिफाई होता है। दूसरा होता है आरए, जितने भी रिसर्च और प्रोग्राम्स है, एमएस प्रोग्राम इज रिसर्च प्रोग्राम, पीएचडी इज रिसर्च प्रोग्राम, डायरेक्ट पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम, एफपीएम इज ऑल्सो रिसर्च प्रोग्राम। इसमें तुम्हें प्रोजेक्ट में असिस्टेंटशिप देनी होती है। जो प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है, मैंने बोला 7G पे कोई काम कर रहा है, अब मेरे को बताओ प्रोफेसर की क्या नीड पड़ी हुई है यार 7G पे काम करने की? सोच के बताओ, प्रोफेसर की कोई नीड है? या नीड एयरटेल या रिलायंस वगैरह की होगी? किसकी नीड होगी? बोलो यार, होगी नीड कि हम फास्ट से फास्ट नेटवर्क दें। अब काम उसके लिए एयरटेल या वीआई या फिर रिलायंस में तो, जियो में तो नहीं बैठे हैं, वो ढूंढेंगे प्रोफेसर। अब प्रोफेसर को वो देंगे पैसा, पैसा देंगे, ये लो जी 10 करोड़ 20 करोड़ साल का टाइम है, हमें 6G का ये करके दो। आई डोंट नो दैट स्टेटमेंट्स। वो आपको एक प्रॉब्लम देंगे कि ये निकाल के दो, और वो उसको डिवाइड कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं प्रॉब्लम्स को। अब वो 20 करोड़ जाएंगे कहां पे? प्रोफेसर को, आईटी को? नहीं। तुम्हें असिस्टेंटशिप कौन देता है? ये एमएचआरडी देता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी देता है। ये पैसा एमएचआरडी को जाता है और एमएचआरडी उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। एमएचआरडी उसका एक पार्ट प्रोफेसर को भी जाता है, एक पार्ट इंस्टीट्यूट को भी जाता है, और उसका एक पार्ट उस बच्चे को भी जाता है जो उस प्रोफेसर के साथ हेल्प कर रहा होता है। प्रोफेसर कभी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता यार, उसके बाद पता नहीं कितने प्रोजेक्ट होंगे। वो काम लेकिन करवा सकता है, करवा सकता है ना। जैसे आपके कॉलेज में कुछ फेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, राइट? एक तुम्हारा फैकल्टी इंचार्ज होता होगा, एक स्टूडेंट इंचार्ज होते होंगे, हाँ या ना? तो फैकल्टी इंचार्ज क्या खुद काम कर रहे होते हैं? नहीं, वो असिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मे भी पीछे 3-4 और पहले फेस्ट ऐसे ऑर्गेनाइज करवाए होंगे। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या सारे फैकल्टीज वो फेस्ट को ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं? ये कैपेबिलिटी है, मतलब ये उसकी स्ट्रेंथ है। यही चीज मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर किसी का एक डोमेन है, तो जिस बंदे का जिस डोमेन में एक्सपर्टीज है वो उसी चीज के लिए गाइड कर सकता है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? आगे यहां तक बात, पैसा तुम्हें कहां से आ रहा है ये तुम्हें पता होना चाहिए। फॉरेन है उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। शुड आई राइट 2 गेट एग्जाम? यस, यू शुड राइट 2 गेट एग्जाम। अब क्यों 2 गेट के एग्जाम लिखूं? 3rd ईयर में मैं क्यों लिखूं? हायर स्टडीज क्यों देने? हायर स्टडीज के बड़ा सिंपल सा मैंने तुम्हें बता दिया, 3 रीजन है। एक मैं और रीजन उसमें ऐड कर रहा हूं। पहला रीजन मैंने क्या बताया था हायर स्टडीज का? बोलो, स्पेशलाइजेशन। दूसरा ब्रांडिंग। तीसरा एक्सपोजर, जो तुम्हारा लर्निंग होता है। तुम एंटर तो यार कुछ और सोच के करते हो वहां पे, लेकिन एग्जिट कुछ और ही सोच के मारते हो। क्योंकि जब तुम वहां पे जाके तुम्हें एक ऑरा नजर आता है ना, एक एनर्जी नजर में आती है। यहां पे हिमाचल के अलावा कोई और स्टेट का स्टूडेंट है कोई? हाथ खड़ा कर लो यार प्राउडली, इसमें क्या करवाने वाली बात है? नहीं है? वेरी गुड। कहां से हो? जम्मू कश्मीर? बोल दो कहां से? नहीं समझ में आ रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं अपना पर्पस बता देता हूं। सॉरी, पर्पस इज, अब सोचो यहाँ पे पूरे इंडिया का 29 स्टेट्स के बच्चे बैठे होते हैं। सोच के देखो, सोचो लर्निंग एक दूसरे से। मैं बोल रहा हूं यूपी बिहार का बच्चा बहुत मेहनती है, कैसे पता चलेगा? तुमने उनके साथ कभी बैठा ही नहीं, तुम लोग उनके साथ कभी टेबल शेयर नहीं करी है, तुमने उसको कभी रात को 12-12 2-2 बजे तक पढ़ते नहीं देखा। इस रीजन का स्टूडेंट पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यहां पे जो, अगर मैं कैपेबिलिटी के हिसाब से बोलूं, कंपेरेटिव हम लोग थोड़ा ग्रैब्स करने में ज्यादा
क्विकली होते हैं, मतलब कुछ जल्दी हम ग्रैस्प कर लेते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है करने में, उनको थोड़ा टाइम लगता है। साउथ का स्टूडेंट उसकी एक अलग स्ट्रेंथ है, ईस्ट का स्टूडेंट उसकी एक अलग स्ट्रेंथ है। तो ये जो लर्निंग तुम एक दूसरे से करते हो ना, वो एक्सपोजर है, वो एक्सपोजर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। बात समझ में आ रही है ये चीज? बात समझ में आ रही है ये चीज का नहीं? तो एक्सपोजर तीसरा पॉइंट है। तुम यहां से सोच के गए कि मैं वीएलएसआई में जा रहा हूं, मैं यहां से प्लेसमेंट लूंगा, पता लगे वहां पे 4-5 ब्रिलियंट लोगों के साथ तुम्हारा टाइप हो गया, मिल गए, इकट्ठे हो गए और एक स्टार्टअप कर दिया, वहां पे एक इंडस्ट्री ओपन कर दी वहीं बैठे बैठे। क्योंकि वो एक ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे तुम्हें पूरा ऑरा, जो मैंने तुम्हें बताया, एनर्जी, सपोर्ट सिस्टम, सब कुछ मिलेगा यार। मैं 7-8 आईआईटीज मैंने विजिट करी है, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता एनर्जी लेवल वहां का एक और ही अलग होता है वहां पे। और पता नहीं कितने हिमाचल के स्टूडेंट्स भी हैं वहां पे। हम लोग जो जाते हैं, जब पता लगता है कि द पर्सन इज फ्रॉम पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, वी फील प्राउड। क्योंकि जब आपके रीजन से जाते हैं, लेकिन वो नंबर बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू द अदर स्टेट्स, आंध्राइट्स, साउथ इंडियंस, बहुत नंबर कम है, बहुत नंबर कम है। जबकि मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूं, यू आर मोर कैपेबल देन देम, आप उनसे कहीं ज्यादा कैपेबल हो, क्विक लर्निंग बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इस एनर्जी को, इस कैपेबिलिटी को वेस्ट कर रहे हो। मैं क्लियरली बता रहा हूं, 99.99% ऑफ यू आर वेस्टिंग दिस, डोंट वेस्ट इट। अभी टाइम है, एनर्जी है, एज है, सब कुछ है। 4-5 साल के बाद कुछ अलग ही माइंडसेट हो जाएगा तुम्हारा, अलग ही हो जाएगा। अब हायर स्टडीज क्यों मैंने बताया, थर्ड ईयर में देने के बेनिफिट, 2 गेट एग्जाम देने के बेनिफिट। एक कॉइन है, प्रोबेबिलिटी हर किसी ने पढ़ी है ना, एक कॉइन है, मैंने हेड लेके आना है एक बारी में, एक बार मतलब हेड आना चाहिए, एक बार टॉस किया, कितनी प्रोबेबिलिटी हुई? 50%। 100 कैसे हो जाएगी यार? 50% हुई, या हेड आएगा या टेल आएगा। अब एक ही बार हेड लाना है, लेकिन चांस 2 हो गए, प्रोबेबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? बढ़ गई, कम हो गई, या सेम रही? बढ़ गई, कम हो गई? बढ़ गई यार। एक ही बार हेड लाना, चांस 2 हो गए हैं, अब वही चांस 4 हो गए, प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई कि एक ही बार हेड लेके आना है। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? अब यही चीज है, थर्ड ईयर में 2 गेट पेपर दो, फाइनल ईयर में गेट 2 पेपर दो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे को ये बताओ, ज्यादा प्रोबेबिलिटी या ज्यादा चांसेस या जो भी तुम इसके लिए वर्ड यूज करो, गेट एग्जाम को क्रैक करने के, कॉलेज के साथ है, कॉलेज के बाद है? कॉलेज के साथ है। क्यों? क्योंकि तुम उस मोमेंटम में हो, क्योंकि तुम उस इनर्शिया में हो, पढ़ाई वाले में, और तुम लोग वही चीजें कर रहे हो यार जो तुम्हारा आना इस एग्जाम के अंदर, जो आना इस एग्जाम के अंदर। बात आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? राइट। तो तुम लोग दो, अभी फॉर्म ओपन होंगे, अगस्त समथिंग एंड के वीक में स्टार्ट होने हैं फॉर्म ओपन होने। और मैं आपको ये बोलूंगा, अगर तुम थर्ड ईयर से हो, तो अगर तुम 50 नंबर का भी तैयार करके जाके 25-30 नंबर लेके आते हो, फ्रेंड्स, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। मैं तुम्हें बोल ही नहीं रहा कि इस स्टेज पे तुम 100 मार्क का तैयार करो, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका, तुम 80 नंबर का तैयार करो। और अगर तुम अब स्टार्ट कर रहे हो तो 50 नंबर का स्टार्ट तैयार करो, सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्जाम। और एक और चीज और पता है क्या होगी, गेट में पेपर का लेवल भी बहुत नीचे आ गया है, पेपर इजी आने लगे हैं बहुत ज्यादा। इस बार का गेट का पेपर तो इजीएस्ट माना जा रहा है, इजीएस्ट। टू बी वेरी फ्रैंक, सीटें खाली रह रही है, उनको भी बच्चे क्वालिफाई करवाने हैं, उनको भी सीटें भरनी है। ऐसा नहीं कि फीस या कोई और फैक्टर है, सिस्टम रुक जाएगा उससे सारा। क्योंकि जो मैं वर्ड तुम्हें बोला शुरू में, टेक्नोलॉजी, वो सिस्टम ही रुक जाएगा, सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। आ रही कि नहीं बात समझ में? राइट। तो आप लोगों को ये एग्जाम जो है वो लिखने चाहिए। उसके बाद देखो, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या है कि पिछले साल 2018-19 में, या पता नहीं 19-20 में, जो रेलवे की जो जॉब्स हैं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से एग्जिट कर ली थी। इंजीनियरिंग सर्विसेज का पहले मैं तुम बता दूं, जो डेजिग्नेशन होता है वो असिस्टेंट डायरेक्टर का होता है, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अगर आप लोग इसको समझते हैं
जैसे एक जूनियर इंजीनियर होता है, फिर क्या आता है असिस्टेंट इंजीनियर, फिर क्या आता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक्सीएन जिसको बोल देते हैं आप लोग, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर क्या है। रेलवे एक बहुत बड़ा क्रेज होता था और एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर होता था नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए। 50% वैकेंसी रेलवे के अंदर जो आती थी वो आती थी इंजीनियरिंग सर्विसेज में और रेलवे की आती थी। लेकिन 2019-20 के आसपास क्या हुआ कि उसमें से रेलवे को निकाल दिया और उसको बोला कि सिविल सर्विसेज के थ्रू करेंगे, मतलब एक टेक्निकल प्रोजेक्ट एक बीए का बच्चा हैंडल करेगा। वो एक बहुत बड़ा वो उनका एक फेलियर था जो इनको रियलाइज हो गया जल्दी, और पिछले साल दोबारा से रेलवे की जो जॉब्स को दोबारा से ईएससी में इंट्रोड्यूस कर दिया और उसको असिस्टेंट मैनेजर का नाम दे दिया इन्होंने, राइट। तो इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट कैन अप्लाई। कंप्यूटर साइंस के लिए ऐसा डायरेक्ट नहीं होती है रिक्रूटमेंट, ऑल्दो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कैन राइट विद एनी ब्रांच, चाहे मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, जिससे मर्जी पेपर दे सकते हो, ब्रांच से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज अगेन हर साल होता है, 3 स्टेजेस में पेपर होता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 होता है जो कॉमन होता है सारी ब्रांचेस के लिए, वो जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड होता है, वो टोटली जनरल टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, वैल्यू एंड एथिक्स इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन, इंजीनियरिंग डिजाइन, ये वाले कुछ पार्ट टॉपिक्स होते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर। पेपर 2 इज टेक्निकल ब्रांच वाइज पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर। तो जो पेपर 1 क्वालिफाई करेगा वो मेंस लिखेगा। मेंस में अगेन 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर टेक्निकल होते हैं, दोनों पेपर सब्जेक्टिव होते हैं। तो पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2 दोनों मिला के जो क्वालिफाई करेगा वो जाएगा आपका लास्ट में, दैट इज कॉल्ड द पर्सनैलिटी टेस्ट, नॉट द इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो जिसके लास्ट में टोटल बन जाएगा तो उसका फाइनल सिलेक्शन, और रफली 500-600 के आसपास वैकेंसीज आती है इंजीनियरिंग सर्विसेज में एवरी ईयर। इसके अलावा इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, तो स्टेट में जेईई का जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता है। इसके अलावा एसएससी जेईई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, जैसे स्टेट में पीडब्ल्यूडी है, स्टेट में सेंट्रल वाटर जल शक्ति डिपार्टमेंट है, ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सेंट्रल वाटर कमीशन, उसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, वहां पे भी जूनियर इंजीनियर का रिक्वायरमेंट होता है। एसएससी जेईई इज आल्सो अगेन अ स्टैंडर्ड एग्जाम, लेकिन इसमें डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले इस एग्जाम को लिख सकते हैं, और अगेन ये भी हर साल होता है। इसमें इस बार 1700 पूरे इंडिया के हिसाब से वैकेंसीज आई है। उसके बाद रेलवे के अंदर जूनियर इंजीनियर की अगेन वैकेंसीज आती है। रेलवे ने अभी अनाउंस किया है पिछले साल कि हम लोग हर साल जेईई का रिक्रूटमेंट किया करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सारी ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज आती है आरबी के अंदर। अभी जो लोग 2025 में पास आउट हुए हैं वो सारे इसके लिए एलिजिबल होंगे। अभी इसका फॉर्म फिलिंग नहीं स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया। एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आरबी जेईई के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया, बैंकिंग डोमेन में, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जहां पे तुम लोग एज एन इंजीनियर एंटर कर सकते हो। मैं नॉन इंजीनियरिंग की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग नॉन इंजीनियरिंग डोमेन में जाओ, क्योंकि तुमने अपना जो कंपटीशन है ऑलरेडी बहुत कम किया हुआ है एक पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड। मान लो कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें ओनली बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एलिजिबल है, उसमें कोई और ब्रांच वाला एलिजिबल तो है नहीं है, उसमें कोई और ब्रांच वाला एलिजिबल तो है नहीं है। तो इस कारण से ट्राई करना अपनी डोमेन में, और इस इंजीनियरिंग प्रोफेशन को फील करके चलना, ये बहुत नोबल और इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है आप लोगों के लिए। तो ऐसी बहुत वैकेंसीज आती रहती है, और ये सारी वैकेंसीज जो है, जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स करियर पॉइंट या योरपीडिया, वहां पे हम सारी वैकेंसीज का जो है वो बताते रहते हैं जब टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते हैं इसके। उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रिकल में हिमाचल से, क्योंकि स्टेट में ज्यादातर इलेक्ट्रिकल सिविल की ही वैकेंसीज आती है, तो हिमाचल में जो एजेई का एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 इज नॉन टेक्निकल पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जीके, नेशनल एंड इंटरनेशनल जीके एंड करंट अफेयर होता है, और ये 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं। आधे घंटे का पेपर होता है, आधे घंटे 60 मिनट, नोट रिमेंबर। तो 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं, और ये क्वालिफाइंग होता है। और पेपर 2 जो होता है वो टेक्निकल पेपर होता है आपका ब्रांच के हिसाब से, और ये पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब कि आप लोगों को लिखना होता है, जैसे कॉलेज में आप लोग लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है पेपर इसका। अगर एई का पेपर है तो डिस्क्रिप्टिव होगा, अगर जेई का पेपर है तो वो ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। तो ये आपका हिमाचल का एग्जाम पैटर्न है।
AE के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है पेपर 1 इज क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है, देखो ये पेपर दोनों एक ही दिन होते हैं, पहले सुबह तुम्हारा पेपर 1 होगा, शाम को तुम्हारा पेपर 2 होगा, लेकिन पेपर 2 सभी का चेक नहीं होगा, पेपर 1 सभी का चेक होगा और पेपर 2 सिर्फ उन्हीं का चेक होगा जिनका मेरिट बनेगा। अब ऐसे कोई डिफाइन नहीं किया है, डेफिनेशन ये है कि जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 15 टाइम्स जो मेरिट में आएंगे उसी का पेपर 2 चेक होगा। जैसे मान लो 100 वैकेंसीज है तो 15 टाइम्स मतलब 1500, तो जो मेरिट के हिसाब से पहले 1500 बच्चे होंगे उसी का पेपर 2 जो है वो आपका चेक होगा। नो डाउट इसमें कैटेगरी वाला ऑप्शन रहता है कि जनरल की कितनी सीटें हैं, रिजर्व की कितनी सीटें हैं, वो रहता है यहाँ पे, राइट। तो ये हिमाचल का पैटर्न है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, मैंने तुम्हें बता दिया। पहले सबसे पहले काम एक ही करना है यार, कोई भी तुम एग्जाम टारगेट करो, इंजीनियरिंग सर्विसेज करो, गेट करो, एसएससी जेई करो, आरबी जेई करो, स्टेट एग्जामिनेशन करो, सबसे पहला काम आपको करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना ढंग से, क्योंकि वहीं से तुम्हें आइडिया लगेगा यार मेरे को तैयारी किस डायरेक्शन में स्टार्ट करनी है। पता लगे एसएससी जेई में न्यूमेरिकल आते ही नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और तुम बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हुए, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। आईएसआरओ, एचपीसीएल एग्जाम, उसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेटर वाले आते ही नहीं है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस करो। गेट टोटली न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्यों करने लगे हुए हो? तो ये चीजें जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से पता लगता है, राइट। तो सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करो और उसके अकॉर्डिंगली अपना सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करो। एसएससी जेई को सब्जेक्ट के लिए पढ़ने की अप्रोच अलग होगी, इसरो की अलग होगी, गेट की अलग होगी, इंजीनियरिंग सर्विसेज की अलग होगी, लेकिन सिलेबस मोरलेस सेम होता है, वही सिलेबस सेम रहेगा सभी का। उसके बाद जो आपका इंटर्नशिप पीरियड होता है 6 मंथ्स का, जो अगला सेमेस्टर रहेगा काफियों का 8 सेमेस्टर में, तो वो काफियों का होता है, तो उसको यूटिलाइज करो। लेकिन इसका भी बहुत बड़ा रोल है, अभी मैं बताऊंगा, खास करके जब हम फॉरेन एडमिशंस की बात करेंगे। तो इंटर्नशिप को प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करो। देखो ये हर किसी को पता है कि आप लोग उस 5 या 6 मंथ्स को, मेरे को लगता है जो मेरा एनालिसिस है, ये जो एक्सपीरियंस है, 3 से 5% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, 90-95% उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होगा जब तुम एग्जिट मारोगे बीटेक से और उसके बाद इमीडिएटली एकदम से संसार तुम्हें बहुत बड़ा नजर में आएगा और लोग भी तुम्हें अलग तरीके से नजर में देखना स्टार्ट कर देंगे जिस दिन तुम्हारा बीटेक पास आउट होगा। जब तुम घर पे बैठे होंगे, जब कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड आएगा, क्या कर रहे हो आजकल, इसका आंसर नहीं होगा तुम्हारे पास। और अगर तुम बताओगे तो अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन क्रिएट करोगे, अननेसेसरी एक बर्डन क्रिएट करोगे, वो नहीं करना है। स्ट्रेटेजी प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें करना क्या है। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, जितना जल्दी प्लान कर लोगे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर को लेके, उतना ज्यादा तुम्हारा इसके अंदर बेनिफिट है। अच्छा, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, मैं बोल रहा हूं ऑनलाइन टोटली फेल हो चुका है। रीजन उसके पीछे ये नहीं है कि सर्विस प्रोवाइडर अच्छे नहीं थे, यार बायजूस सुना है फेल हो चुका है, अनअकैडमी बिल्कुल कगार पे है, अगले भी जितने ऑनलाइन वगैरह हैं वो सब फेल हो जाने हैं। रीजन उसके बड़ा सिंपल है यार, क्योंकि जो उसके एंड यूजर है ना, उसको ढंग से यूज ही नहीं कर पाए। आप लोगों में से फाइनली में बहुत बच्चों ने मे भी ऑनलाइन में किसी ना किसी का सब्सक्रिप्शन लिया होगा, अपने आप से मन से पूछ के देखो किसने उसको ढंग से यूटिलाइज किया, मतलब 1% भी नहीं है यार, 1% भी नहीं है। रीजन उसके पीछे पता क्या है? एक तो जो मैंने बताया, हम कंफर्ट जोन में है कि चलो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, कल को कर लेंगे, वो कल नहीं आती है। कभी भी आया, कभी कल आया, कभी नहीं आया कल, क्योंकि जब कल आएगा फिर वो नेक्स्ट कल बन जाएगा, कभी नहीं आया कल। ऑनलाइन के फेलियर होने का सबसे बड़ा रीजन है दैट इज द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं है कि अगर डेली 2 घंटे की लाइव क्लास है, हमारे अंदर इतना भी डिसिप्लिन नहीं है कि हम 2 घंटे डेली लाइव अटेंड कर सकें। अगर तुम डेली लाइव अटेंड करने की कैपेबिलिटी रखते हो, डिसिप्लिन रखते हो, देन ओनली यू गो फॉर द ऑनलाइन, अदरवाइज टारगेट ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में तुम्हें कंपल्सरली, फोर्सफुली तुम्हारे पास डिसिप्लिन आता है कि मेरी क्लास है तो है। ये ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन है, तो ट्राई करना टुवर्ड्स ऑफलाइन की तरफ जाने का, अगर तुम जा सकते हो। बाकी कॉलेज के साथ रहते हुए चीजें थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन मैंने तो बता दिया तुम्हारे अंदर कभी डिसिप्लिन 99% मान के चलना डिसिप्लिन नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में है। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट था ऑनलाइन का वो ये था कि हमें रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल जाता है। आफ्टर द लाइव क्लास यू गेट द एक्सेस ऑफ रिकॉर्डिंग। यही इसके फेलियर होने का रीजन है, जो मैं मानता हूं मैं, कि आज तो सैटरडे है, कल संडे है, संडे को कोई क्लास नहीं है, चलो आज घूमने चलते हैं, कल मैं उसको रिकॉर्डिंग देख लूंगा। फिर कल चलो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाना है, फिर 1 2 3 4, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, फिर ऐसे पाइल अप होती चली जाती चीजें। फिर तुम इंटरेस्ट लूज कर जाते हो कि मेरे से नहीं होगा ये स्टेटमेंट, या ढंग से नहीं पढ़ाया ये स्टेटमेंट। तो ये 2 रीजन के सामने आते हैं कि इस कारण से मैं नहीं दे रहा हूं इस बार गेट का एग्जाम,
जो 20% बच्चे फॉर्म भर देते हैं वो तैयारी नहीं करते हैं, वो तभी उसको पेपर देने नहीं जाती है। और जो मैंने तुम बताया उसमें से भी ओनली 18% ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं, जो पढ़ के जा रहे हैं बिलीव मी फ्रेंड्स वो क्वालिफाई कर जाते हैं। और जो आज के टाइम पे थोड़ा सा भी अच्छा पढ़ के जा रहा है वो अच्छे मार्क्स ले जा रहा है और बड़े इजीली पब्लिक सेक्टर या इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट आईआईटीज वगैरह जहां पे तुम्हारा ड्रीम था, मे भी आप लोगों में से किसी का किसी टाइम पे +2 के बाद जाने का, यू कैन इजीली एंटर इनटू दैट। जितना डिफिकल्ट +2 लेवल पे बीटेक लेवल पे आईआईटीज में एंटर करना है, बिलीव मी फ्रेंड्स उतना ही आसान मास्टर्स लेवल पे उन इंस्टीट्यूट्स में एंटर करना है, उतना ही आसान है, राइट। उसके बाद ये कुछ स्पेशलाइजेशंस है, लेफ्ट साइड पे जो मैंने लिखी हुई है कुछ कोर स्पेशलाइजेशंस है। फॉर ये ओनली इसी इलेक्ट्रिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने मोरलेस बताई दी है। राइट साइड पे जो इंटरडिसिप्लिनरी है जो हर तीनों ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल है। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस वो होती है जिसमें कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट जा सकता है, और ये वो डोमेन है जहां पे प्लेसमेंट बहुत तगड़ी हो रही है आज के टाइम पे। राइट साइड पे डेटा साइंस, एआई, सिग्नल प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकाट्रॉनिक्स, जबरदस्त डोमेन है यार, बहुत अच्छा प्लेसमेंट। रोबोटिक्स एंड मैकाट्रॉनिक्स का, ई व्हीकल्स बहुत अच्छी प्लेसमेंट, एरोस्पेस, बोइंग और एयरबस आते हैं प्लेसमेंट के लिए। सिर्फ 4 ही आईआईटीज ऐसी हैं जहां पे मास्टर्स इन एरोस्पेस होता है। आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी कानपुर में, और आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर में से किसी एक में। तो एरोस्पेस कोई भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, कोई भी जा सकता है। बोइंग और एयरबस आते हैं वहां पे प्लेसमेंट के लिए, चाहे कोई भी आईआईटी हो। स्पेस टेक्नोलॉजी जबरदस्त प्लेसमेंट। एनर्जी का तो मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर चल रहा है ये सारा एनर्जी साइंस जो सारा डिपार्टमेंट्स है। उसके बाद अर्थ साइंस हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, जियो इन्फॉर्मेटिक्स सारा अर्थ के डाटा को लेके उसको यूज करना। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, ये जितने भी डोमेन्स यहाँ पे लिखी है ना, ये सारी विद एआई है आज के टाइम पे। एआई क्या चीज है? एआई एक टूल है जिसमें तुम्हें डाटा को यूज करना है, डाटा को यूज करके कुछ आपको प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज एआई ओनली। और एआई हर किसी में यूज हो रहा है, डाटा साइंस हर किसी में यूज हो रहा है, उसके बिना तुम्हारा जो है वो हो नहीं पाएगा, राइट। जल्दी से मैं तुम्हें एक जस्ट लास्ट 5 मिनट्स फॉर द अब्रॉड के बारे में डिस्कस करेंगे। गेट का एग्जाम अगर तुम लिखते हो, देयर आर 4 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, और जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑलमोस्ट 100 क्यूएस रैंकिंग के अंदर आती हैं, जो गेट के थ्रू आप लोगों के लिए एंट्री देते हैं, गेट के थ्रू आपको एंट्री देते हैं। कौन सी है 4 इंस्टीट्यूट? टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक 22 क्यूएस रैंक है इसका, वर्ल्ड रैंकिंग 22 है इसकी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 8 है इसकी रैंकिंग। RWTH 105 है इसकी वर्ल्ड रैंकिंग। नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 12 है। ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं। सी अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर तुम लोगों ने अब्रॉड जाना है, मैं बोल रहा हूं कि सभी को जाना चाहिए, जितना हो सके चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, जितना तुम एक्सपोजर लेंगे, बिलीव मी फ्रेंड्स तुम्हें बहुत ज्यादा उसका लर्निंग होगा और बहुत ज्यादा तुम्हें उसका फायदा होता है। पर्सनैलिटी पार्ट पे स्पेशली सोचने का नजरिया ही चेंज हो जाता है तुम्हारा। लेकिन जब हम अब्रॉड की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो एक चीज दिमाग में सबसे पहली आ जाती है, क्या? पैसा, खर्चा बहुत होगा। देखो बीटेक के बाद तुम 2 तरीके से एंट्री कर सकते हो अब्रॉड में, ध्यान से सुनना इस चीज को। बीटेक के बाद तुम अब्रॉड 2 तरीके से जा सकते हो, 2 प्रोग्राम के लिए जा सकते हो, विदाउट फीस, विद स्कॉलरशिप। ध्यान से सुनना। एमएस पहला प्रोग्राम कौन सा है? मास्टर्स इन साइंसेस। दूसरा डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम द अब्रॉड, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आप लोग अब्रॉड जा सकते हैं डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जहां पे तुम्हारी पर मंथ की जो असिस्टेंटशिप है नियर टू $3,000 पर मंथ। पीएचडी वर्ल्ड वाइड फुल्ली फंडेड प्रोग्राम होते हैं। इंडिया में कितना पैसा दे रहा है पीएचडी में? तुम्हें कितना मिल रहा है? 38,000 से लेके 80,000 तक। अब सोचो इंडिया एक ऐसी कंट्री जो डेवलप नहीं है, लेकिन स्टिल तुम्हें 40,000 देने में दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? तुम काम कर रहे हो, R&D उसमें काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स में। Now think about those countries जो डेवलप हैं, think about those countries या those universities जो वर्ल्ड के टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। देखो एक चीज तो आप दिमाग में रखना कि कोई भी यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर आपको अगर फंडिंग दे रहा है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में बैठा हो, तो इट मींस दैट यूनिवर्सिटी इज गुड। एक चीज एज्यूम कर लेना पहले से कि ध्यान से मैं रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट कि अगर कोई प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी तुम्हें पीएचडी के लिए असिस्टेंटशिप दे रही है, फंडिंग दे रही है, इट मींस दैट यूनिवर्सिटी इज गुड। इंडिया में ओनली आईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज यही देते हैं और कोई देते ही नहीं है। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि रिसर्च फैसिलिटीज नहीं है,
इसके अलावा किसी भी और इंस्टीट्यूट के अंदर इंडिया के अंदर। प्राइवेट में तो नहीं है, लेकिन अब्रॉड में ऐसा नहीं है। स्टैनफोर्ड वगैरह में बहुत फैसिलिटीज अच्छी है रिसर्च वगैरह को लेके। अब मैं बात कर रहा था डायरेक्ट पीएचडी की और मास्टर्स प्रोग्राम की। एमएस के लिए अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हो, मेयर क्वालिफाई, सीजीपी अगर आपका 7.5 से ऊपर है, इंटर्नशिप और जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स है अगर थोड़े से तुमने अच्छे किए हुए हैं, यू कैन एंटर इनटू दीज 4 टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड विदाउट फीस। दूसरे नंबर पे मैं एक पहले मैं एमएस कवर कर रहा हूं, फिर हम पीएचडी की बात करेंगे, डायरेक्ट पीएचडी की। मैं अभी एमएस की बात कर रहा हूं। ये 4 यूनिवर्सिटीज एमएस विदाउट फीस, अगर तुम्हारा गेट क्वालिफाई है और अगर तुम अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखते हो, उसके लिए क्या चाहिए? सीजीपीए तुम्हारा 7.5 प्लस, इंटर्नशिप तुम्हारी अच्छा होना चाहिए, प्रोजेक्ट तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, और अगर तुमने साथ में कहीं पे पेपर वगैरह अगर पब्लिश करे हैं या कॉन्फ्रेंस वगैरह में गए हो, मतलब तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंटर्नशिप है, वो रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। अब ये रिसर्च बेस्ड क्या है? मेरे को लगता है आपके सारे प्रोफेसर आपको इस चीज में हेल्प कर देंगे। अगर आप उनके पास जाओगे कि सर हमें अगर 2nd ईयर के बाद या 3rd ईयर के बाद या अगर हमने इंटर्नशिप रिसर्च बेस्ड करना है, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। और उसका बेनिफिट होगा तुम्हें अब्रॉड में आपकी प्रोफाइलिंग के लिए, क्योंकि इसमें प्रोफाइल का मतलब है इंडिया में जो आईटीज में एडमिशन मिल रहा है वो गेट स्कोर के बेसिस पे मिल रहा है, लेकिन अब्रॉड में ऐसा नहीं है। अब्रॉड में जो तुम्हें एडमिशन मिलेगा वो तुम्हारे प्रोफाइल के बेस पे मिलेगा। प्रोफाइलिंग समझ रहे हो? तुम्हारा रिज्यूमे, रिज्यूमे मतलब तुमने रिज्यूमे पे लिखा क्या क्या हुआ है उसके बेस पे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो ये चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिपीट कर रहा हूं, 7.5 सीजीपी, रिसर्च इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट अगर तुम्हारे पास है, देन यू कैन गो अब्रॉड विदाउट फीस। एमएस की बात कर रहा हूं, 4 यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा लेट अस टॉक अबाउट द यूरोप। यूरोप के अंदर देयर आर सो मेनी कंट्रीज जहां पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें फीस होता है 0। कोई फीस तुम्हारा नहीं होता है, वो टोटली फ्री होती है। दे आर वेरी रिच कंट्रीज, बहुत रिच है। इंडिया में तो अगर बाहर से कोई पढ़ने आ जाए तो उसका फीस बहुत ज्यादा हो जाता है। आप लोगों का भी होता है, ऐसा नहीं है हर जगह एप्लीकेबल है। आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप की कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज जहां पे फीस नहीं होती है, लेकिन रिक्वायरमेंट सेम है जो मैंने तुम्हें इससे पहले बताया। ऐसा नहीं कि कोई भी गया पैसे लिए और जाके एडमिशन दे दिया, ऐसा नहीं रखते आपको वो। अगर तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा है देन ओनली दे विल टेक यू। अब इसके अलावा जो तुम्हारा वहां पे खर्चा होता है वो तुम्हारा सिर्फ रहने खाने पीने का होता है, और वो भी तुम पूरा कर लेते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद तुम्हारी इंटर्नशिप लगती है वहां पे जो कि पेड होती है। इंडिया से अगर तुम आईटी से एमटेक कर रहे हो तो तुम्हारा 3-4 लाख खर्चा आ जाता है। अगर तुम एनआईटी से कर रहे हो तो 5-6 लाख का तुम्हारा खर्चा आ जाता है। बिलीव मी फ्रेंड, तुम अब्रॉड से मास्टर्स इससे भी कम खर्चे में कर सकते हो। और ऐसी बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं। लेट मी टॉक यू, टेल यू वन स्कॉलरशिप जिसका आपने मेरे को हाथ खड़ा करके बताना कि क्या इसका किसी ने नाम सुना है। इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप, सुना किसी ने इसके बारे में? अब इसकी स्पेशलिटी सुनो, कोई फीस नहीं है, यूरोप में टोटली फ्री एजुकेशन, और तुम इसमें 3 से 4 अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके मास्टर्स कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा रहना खाना पीना ट्रेवलिंग टोटली फ्री है, टोटली फ्री। और ये पूरे इंडिया में 250 से 300 बच्चों को मिलता है। बट द प्रॉब्लम इज हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें अवेयरनेस नहीं है। पिछले साल ओनली 120 स्टूडेंट्स गए हैं इंडिया से, और इंडिया से ज्यादा तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स गए हैं 250 इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप में। लेकिन मिलता ये प्रोफाइल के बेस पे है, प्रोफाइल के बेस पे। प्रोफाइल का मतलब समझ में लग गया? प्रोफाइल का मतलब समझ में लगा कि नहीं लगा? हाँ या ना? लास्ट लाइन से आवाज लगाना, हाँ या ना? लास्ट लाइन नहीं आई आवाज, सुना नहीं है ना, इसलिए बोला हाँ, कोई बात नहीं। रिपीट कर रहा हूं, इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप, ऐसी बहुत स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। सिंगापुर के अंदर सिंगा स्कॉलरशिप, यूरोप के अंदर डार्ट स्कॉलरशिप, देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव द अवेयरनेस। हमें अवेयरनेस ही नहीं है, हमें अवेयरनेस नहीं है। तो अगर तुम प्रोफाइलिंग करवाना चाहते हो, चेक करवाना चाहते हो कि सर क्या मेरा प्रोफाइल है, या सर मैं प्रोफाइल अपना किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करूं, स्टार्ट फॉलोइंग योरपीडिया ग्लोबल।
उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। वहां पे बहुत तुम्हें यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन मिलता है। और अगर तुम इंडिविजुअल लेवल पे फाइलिंग करवाना चाहते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट योरपीडिया ग्लोबल, वो आपकी हेल्प करेंगे प्रोफाइलिंग के लिए। सो दिस इज अबाउट द मास्टर्स। लेट अस डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट पीएचडी असिस्टेंटशिप, डायरेक्ट पीएचडी स्कॉलरशिप। बीटेक के बाद अगेन रिक्वायरमेंट इज सेम, 7.5 सीजीपीए, रिसर्च इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट अगर तुम्हारे पास है, एंड इफ यू राइट वेरी गुड स्टेटमेंट पर्पस, रिसर्च प्रपोजल, कवर लेटर, यू कैन गो फॉर डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड, जिसमें तुम्हारा खर्चा 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है। मैं सारा मिला के बोल रहा हूं, जाने की टिकट मिला के। और तुम्हें जो असिस्टेंटशिप है वो 2200 या $2500 पर मंथ स्कॉलरशिप से लेके 4500 पर मंथ यूएस डॉलरशिप तक मिलती है, जिसमें तुम्हारा वहां पे खर्चा $1500 से ज्यादा नहीं है। मिनिमम यू कैन सेव $500 पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं तुम्हें डायरेक्ट पीएचडी की। उसके बाद ये एक जॉब होती है, पीएचडी जॉब होती है, जिसमें तुम्हें 5 दिन के लिए जॉब करना है और 8 घंटे पर डे के हिसाब से जॉब करना है। सैटरडे संडे तुम्हारा ऑफ होता है, कोई लेबर वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम डेवलप कंट्री में जाके कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोप, डायरेक्ट पीएचडी। इससे बेस्ट कुछ और हो ही नहीं सकता है। अब आप पूछोगे सर कितने साल की होती है? 4 to 5 years। अब सर नहीं है, इतना नहीं हम लोग हैं कि 5 साल कर सके। आफ्टर 3 years अगर तुम वहां पे जॉब ढूंढ लेते हो और अगर तुम प्रोफेसर के पास जाते हो जिसके अंदर तुम असिस्टेंटशिप कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, और अगर तुम बोलो उसको जाके कि सर मेरा जॉब लग गया, आई एम इन नीड ऑफ मनी, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, आई कैन नॉट कंटिन्यू पीएचडी राइट नाउ, आई वांट टू लीव पीएचडी, वो आपको एमएस का डिग्री दे देते हैं। 3 साल के बाद एमएस का डिग्री, एग्जिट, और वहां पे जॉब लग गया, और जॉब डॉलर। इससे बेस्ट कुछ और हो ही नहीं सकता है। और रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि अगर तुम मास्टर्स के लिए वहां चले गए अब्रॉड, देखो अब्रॉड में जो मास्टर्स में तुम्हारी फीस वेव ऑफ हो सकती है, लेकिन तुम्हें असिस्टेंटशिप नहीं मिलती है। दोनों चीजों में फर्क है। डायरेक्ट पीएचडी और एमएस प्रोग्राम में तुम्हारी फीस वेव ऑफ होती है, तुम्हें असिस्टेंटशिप नहीं मिलती है। पीएचडी में असिस्टेंटशिप मिलती है तुम्हें, तो तुम्हारी लेकिन प्रोफाइल होना जरूरी है। बात आगे समझ नहीं आ गई? आ रही कि नहीं आ रही समझ मेरी बात? राइट। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे जो मैंने तुम्हें बताए थे, और ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। देखो टीयूएम का मैं तुम्हें डाटा देता हूं, जिसका वर्ल्ड रैंक 22 है, जिसमें 15,000 स्टूडेंट का इनटेक है, जिसमें 38% जो इनटेक है वो अंडर ग्रेजुएट्स का है, और 62% स्टूडेंट जो इनटेक है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का है। RWTH 41% अंडर ग्रेजुएट्स, 59% पोस्ट ग्रेजुएट्स। NUS ये वर्ल्ड की 8th रैंक यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। QS रैंकिंग 8 है इसकी। वर्ल्ड रैंक 1 कौन सी है? QS 1 कौन सी है बताओगे यार इसका? तो कौन सी है? MIT। एंड यू कैन ड्रीम फॉर दैट ऑल्सो, उसके लिए भी तुम ड्रीम कर सकते हो। इससे कोई रिलेशन नहीं है फ्रेंड्स कि तुमने बीटेक कहां से किया, किस कॉलेज से किया, किस सीजीपीए से किया। जो मैटर करेगा वो तुम्हारा प्रोफाइल मैटर करेगा फ्रेंड्स। आपको मेरे को लगा समझ में आज ये होनी चाहिए प्रोफाइल में क्या आता है। रिपीट कर रहा हूं बार बार, रिसर्च इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, पेपर प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंसेस, ये होती है प्रोफाइलिंग तुम्हारी। और आपके प्रोफेसर मैं बता रहा हूं आपको हेल्प कर देंगे। गौरव सर विल हेल्प यू फॉर दैट टू स्ट्रॉन्ग योर प्रोफाइल। उसके बाद एनटीयू अगेन वर्ल्ड रैंक 12 दिस ग्लोबली 12th रैंक है, और इनमें एंटर करने के लिए आपको ओनली 90 परसेंटाइल चाहिए गेट के अंदर। 90 परसेंटाइल मतलब अगर आपका 10,000 के अंदर रैंक है, इतना तो क्वालिफाई भी नहीं करता है, मतलब अगर तुम गेट क्वालिफाई कर लेते हो तो तुम्हारा 90% से परसेंटाइल ऊपर आ जाता है। राइट। ये कुछ सक्सेस स्टोरीज है, और ऐसी पता नहीं कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं जो हमने डाली हुई है, जिनका सिलेक्शन योरपीडिया ने हेल्प किया उनको सक्सेस, उसकी सक्सेस के लिए। तो इनको सुनोगे ना तो तुम्हें बहुत और इंसाइट्स मिलेगा, बहुत और इंसाइट्स मिलेगा तुम्हें। इसका लड़के का टीयूएम में हुआ जर्मनी में, इस लड़के का टीयूएम में हुआ गेट के थ्रू स्मर्थ बख्शी का, इस लड़के का एनटीयू में हुआ, एनयूएस में भी हुआ, विदाउट गेट हुआ था शायद इसका, आयुष है इसका नाम। ये एक लड़का सनी है, ये पंजाब का रहने वाला है, इसका आईआईटी में नहीं हुआ, इसका एनयूएस में हो गया। ध्यान से सुनो, मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं।
देखो वहां पे टाइटल भी इस वीडियो का यही दिया हुआ है, कुड नॉट गेट आईआईटीज बट गॉट एनयूएस। एंड आईआईटीज तो मेरे को लगता है कि 150 रैंक के बाद ही है कोई भी फर्स्ट आईआईटी, और ये वर्ल्ड की 22 रैंक यूएस रैंक यूनिवर्सिटी में चला गया, जिसका आईआईटी में नहीं हुआ एनयूएस में हो गया, क्योंकि रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। सनी, इसका भी इंटरेक्शन पड़ा यूट्यूब पे सुनना है इसका। उत्कर्ष आरडब्ल्यूटीएच में, उसके बाद सौरभ एनटीयू में है, आयुष इसने बहुत इंसाइट दिया था वहां पे विजिट किया था जब, तो नहीं अब स्टार्ट नहीं, अब तो एंड हो गया। तो ये कुछ तो ये अब अब्रॉड से रिलेटेड जो तुम्हें मैंने अपॉर्चुनिटीज बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी का, देखो मैंने तुम्हें बहुत सारी ऑप्शन बताई हैं, अब ये तुम्हारे ऊपर है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस डोमेन में लाई करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इंटरेस्ट का कैसे पता चलेगा, है आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इंटरेस्ट का कैसे पता चलेगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बनाऊं या मैं पब्लिक सेक्टर के लिए बनाऊं या मैं प्राइवेट के लिए बनाऊं या मैं इंटरडिसिप्लिनरी में जाऊं या मैं डाटा साइंस में जाऊं या मैं इस पर्टिकुलर डोमेन में जाऊं, ऐसे नहीं पता लग सकते हैं। कुछ सपना नहीं आएगा तुम्हें, तुम्हारा इंटरेस्ट डोमेन किस में लाई करता है, सपने से नहीं होगा। यार मेरे को ये बताओ, तो अगर तुम में से मैं पूछूं कि क्रिकेट कौन कौन खेलता है, बहुत सारे हाथ खड़े हो जाएंगे। मैं पूछूं इंटरेस्ट किस किस का है, अगेन हाथ बढ़ जाएंगे। जिसने क्रिकेट खेला ही नहीं या जिसका इंटरेस्ट नहीं है, अब उसको कैसे पता चलेगा। चलो क्रिकेट तो एक ऐसी चीज होगी जो काफी लोग खेल लेते हैं, मान लो लेट अस टॉक अबाउट द स्विमिंग। इंटरेस्ट कैसे है, मतलब इंटरेस्ट का कैसे पता चलेगा कि स्विमिंग में मेरा इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा। स्विम करके देखना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना। बैडमिंटन अगर बना, खेलना स्टार्ट किया, बना तो नहीं बना, नहीं तो नहीं बना। दैट इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, कि तुम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, पंगे लेना स्टार्ट करो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना स्टार्ट करो, पेपर प्रेजेंटेशन अटेंड करना स्टार्ट करो, आईआईटीज विजिट करना स्टार्ट करो। जितना तुम एक्सप्लोर करोगे चीजों को, उतना तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट का पता चलेगा। टीचर से डिस्कशन करना स्टार्ट करो, अपने सीनियर जो कहीं इधर उधर बैठे हैं उनसे डिस्कशन करना स्टार्ट करो, इन बच्चों से डिस्कशन करना स्टार्ट करो, ये जो सक्सेस नहीं है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुए हैं उनसे डिस्कशन करना स्टार्ट करो। जितना तुम एक्सप्लोर करोगे, जितना तुम डिस्कशन करोगे, उसी से तुम्हें इंटरेस्ट का पता चलता है। और बिलीव मी फ्रेंड, बीटेक तक तो पता ही नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल है। 1% कोई ऐसा होगा जिसको पता लग जाएगा टिल एंड ऑफ बीटेक कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। बात आ रही नहीं आ रही समझ में, राइट? अच्छा जाना है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इन द एंड एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी डाउट आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। और मैं चाहूंगा 2 4 5 10 क्वेश्चन पूछो यार तुम हमसे। तो कोई बात नहीं, घर ही जाना है, मैंने भी घर जाना है, फिर मैंने जूरी जाना है, सुबह जाएंगे जूरी में है। पूछो यार कोई क्वेश्चन, पिछली बार भी नहीं पूछा आप लोगों ने, आज तो पूछो, 2 बार हो गए रिपीट। कौन कौन था पिछली प्रेजेंटेशन में, जस्ट हाथ खड़ा करना, करो करो करो, बहुत सारे चेहरे तो मैंने देख लिए हैं, करो जल्दी करो। ये देखो आप ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं साथ वाले, हाँ ये देखो, करो करो जल्दी, बहुत कम थे फिर तो पिछली बार। ठीक है, गुड। कुछ चीजों का पता लगा, इंजीनियरिंग प्रोफेशन का पता लगा, कुछ प्राउड फील करना स्टार्ट करो। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं अब जिस चीज में तुम एंटर करके हो उसी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो फ्रेंड्स। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और आसान है इस टाइम पे बहुत ज्यादा करियर बनाना, बहुत ही ज्यादा आसान है करियर बनाना इस टाइम पे। पूछो यार 1-2 क्वेश्चन फिर एंड करें। अच्छा एक लास्ट में अनाउंसमेंट, सिर्फ वी आर बेस्ड इन, हाँ ये भी इसको भी हो गया वैसे, सिर्फ वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़। हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड है, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। सो नॉट आई विल नॉट से दैट कि आप वहां पे आइए करिए, लेकिन मेरा बस सिंपल सा पर्पस ये है इस इंटरेक्शन का कि यार कुछ करना स्टार्ट करो। यू आर मोर कैपेबल, बहुत कैपेबल लोग हो यार आप लोग, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कंफर्ट जोन में आ गए हैं बहुत ज्यादा। और फोन से जितना हो सके अवॉइड करो यार, नो डाउट इसके बिना आज के टाइम पे काम नहीं चलता है, मैं मान रहा हूं, मैं ये चीज मैं मान रहा हूं, लेकिन इसको इफेक्टिव यूज करना स्टार्ट करो। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। अगर किसी को फॉलो कर रहे हो तो उसको ढंग से फॉलो करना स्टार्ट करो, राइट? ठीक है जी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।